जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बलदेव क्लासेज में। हम स्टैटिक को अध्ययन कर रहे थे, इसी के अंतर्गत ये हमारा 6वां लेक्चर है। तो दोस्तों हम इसे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले मैंने आपको जो भी स्टैटिक के अंतर्गत शुरुआत में पढ़ाया गया है, आप देखिए उन वीडियो को, लेक्चरों को। अभी जो हम इससे पहले जो पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाला जो लेक्चर था हमारा, जिसमें मैं सार्क देश में पढ़ा रहा था, तो सार्क देशों के अंतर्गत आपको मैं मालदीव और श्रीलंका के संबंध में चर्चा कर लिया था। तो मालदीव श्रीलंका के बारे में पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद में फिर आपको जो भी सार्क देशों के अंतर्गत अन्य जो देश बनेंगे उनके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों बताइए, थोड़ा सा ये बताइएगा, जो मालदीव है ना, मालदीव जो है वो एशिया का सबसे छोटा देश है, ये आपको बता दिया था। मालदीव जो है उसकी राजधानी माले है और मालदीव की मुद्रा का नाम रुपया है। मालदीव जो है उसकी संसद का नाम मजलिस है। मालदीव की जो भाषा है वो क्या है, दिवहेई है, ठीक है। और मालदीव की जो राजधानी माले है उससे होकर के विषुवत रेखा गुजरती है, ये आपको बता दिया था। और एक और प्रश्न यहाँ चाहो तो मेंशन कर सकते हो कि मालदीव की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, तो 1.7 मीटर, यानी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है मालदीव, तो 1.7 मीटर है। क्योंकि दूसरा मालदीव एक द्वीपीय देश है, मूंगा चट्टानों से निर्मित है। इतना सारा मैंने आपको मालदीव के बारे में बताया था, ठीक है, ये हो जाता है। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था श्रीलंका के बारे में दोस्तों। तो श्रीलंका में जो आपको पढ़ाया गया था उसके अंतर्गत यदि आप देखोगे तो श्रीलंका का तो इसमें पहले से लिखा भी है बहुत सारा चीज़ें, अभी मैं इसे इरेज करूँगा, आप देखना। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, श्रीलंका के बारे में थोड़ा जानते हैं। श्रीलंका में दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि श्रीलंका जो है यह फरवरी 1948 में क्या हुआ था, ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। और उसके हालांकि श्रीलंका जो था इसकी जो खोज है वो किसने की थी, पुर्तगालियों ने की थी। कब की थी, 1505 में की थी। और ये उपनिवेश किसका रहा था, ब्रिटेन का रहा था। ब्रिटेन ने इसे स्वतंत्र कब कर दिया था, 1948 में कर दिया था। और तब से यह क्या है, बनता चला जा रहा है। हम लोग बात करते हैं इसकी कि श्रीलंका जो है में किस धर्म की अधिकता है, तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म की अधिकता है। और इससे हम रिलेट करके प्रश्न और यहाँ पे कर लेते हैं। भारत का एक महान राजा जिसे हम अशोक कहते हैं, तो अशोक ने मतलब अपने जो मध्यम समय में क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो उसी से जुड़ा हुआ क्या है, इसके जो बेटा थे महेंद्र और इसकी बेटी थी संघमित्रा, इन दोनों को अशोक ने कहाँ भेजा था, तो श्रीलंका में भेजा था, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु। तो हम यहाँ रिलेट कर सकते हैं श्रीलंका में बौद्ध धर्म की अधिकता है, ओके, ऐसे रिलेट कर लिया जाएगा। इसके अलावा बात किया जाए श्रीलंका का, जैसे मुद्रा का नाम क्या है, तो रुपया है। श्रीलंका की जो मतलब देखा जाए कि भाषा क्या है, तो श्रीलंका की भाषा सिंहली भाषा है और तमिल भाषा है, ये हमने रिलेट कर लिया था। इसके अलावा दोस्तों बात किया है श्रीलंका है, श्रीलंका की संसद का नाम संसद ही कहलाता है, हम ये कह देंगे। और श्रीलंका की बात किया है और विशेष क्या है, तो इसकी राजधानी की बात करते हैं। तो श्रीलंका की सबसे पहली राजधानी दोस्तों क्या थी, तो बताया गया था आपको कि श्रीलंका की पहली राजधानी जो थी वो क्या थी, यानी कैपिटल जो थी वो क्या थी, अनुराधापुरा थी। जबकि इसके बाद दूसरी राजधानी कौन सी बनी, कैंडी बनी। कैंडी के बाद कोलंबो बनी। कोलंबो के बाद क्या बनी, तो कोलंबो के बाद वर्तमान जो राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है, ये हम देख लेते हैं। इसके साथ मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका है, इसका सबसे बड़ा जो शहर है वो क्या है, तो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर दोस्तों क्या, कोलंबो हो जाएगा, ये आपको बताया गया था, राइट, ये कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों बात किया है श्रीलंका के बारे में और विशेष क्या बिंदु बनते हैं। श्रीलंका दुनिया में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। हालांकि चाय का उत्पादन दुनिया में सर्वाधिक कहाँ होता है, भारत में होता है। लेकिन क्योंकि भारत जो है प्रोडक्शन अधिक करता है, लेकिन कंजप्शन भी अधिक हो जाता है भारत में, अर्थात उपभोग भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भारत है वो चाय उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। और साथ ही साथ अगर यदि हम देखें तो चाय उपभोग में भी क्या हो जाता है, वो प्रथम स्थान रखता है पूरी दुनिया में, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा बात किया जाए श्रीलंका के बारे में, वो विशेष क्या हो सकता है सर, तो श्रीलंका जो है इसके बारे में यदि आप देखोगे तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम महावेली गंगा है, जिसे हम राष्ट्रीय नदी कहते हैं। इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, तो 335 किलोमीटर है। श्रीलंका जो है वो की जो महावेली गंगा नदी है वो दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर जाती है, उत्तर पूर्व की ओर ये जाती है, ठीक है। श्रीलंका में जो दोस्तों राज्य है, मैंने आपको कल शायद 8 लिखवाए थे, बाद में 7 करवा दिए थे। हालांकि इसके जो श्रीलंका के राज्य हैं वो कितने हैं, 9 राज्य हैं। ये क्वेश्चन उसमें दिया है, कोई मतलब पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो पूछेगा श्रीलंका कितने राज्य, तो 9 राज्य आपको दिखाने हैं उसमें, ठीक है। तो 9 राज्य आपको राइट माना जाएगा। हालांकि काउंट करके 8 दिख रहे हैं उसमें, लेकिन अब क्योंकि वही 9 राज्य को पेपर में राइट किया आयोग के द्वारा, तो हम 9 ही इसमें लगा देंगे, राइट, ये कर लेना है। इसके अलावा बात की जाए श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, तो पॉइंट पेट्रो है। पॉइंट पेट्रो जो है वो किस महाद्वीप मतलब किस द्वीप पर स्थित है, तो हम कह सकते हैं सर श्रीलंका के जाफना द्वीप पर स्थित है। जाफना द्वीप में LTTE की समस्या है
एलटीटी या लेप्टे की समस्या है। ये एक विद्रोही संगठन है जिसका संस्थापक कौन था? प्रभाकरन था। 1976 में इसकी स्थापना किया था। लेप्टे की फुल फॉर्म क्या होती है? लिबरलाइजेशन ऑफ टाइगर ऑफ तमिल ईलम, ये होती है, जो क्या मांग करता रहता है अपने मतलब एक अलग देश बनाने की। जाफना द्वीप पर ये विद्रोह करते रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात किया जाए दोस्तों श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका में दक्षिण की ओर जैसे हम आते हैं तो एक बंदरगाह पड़ता है हम्बनटोटा बंदरगाह। तो हम्बनटोटा बंदरगाह जो है, इसका जो विकास है वो किसने किया है, या इसे विकसित किसने किया है? तो चाइना ने किया है। अब चाइना ने विकसित किया तो प्रयोग भी कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। चाइना ने इसे लीज पर ले रखा है और श्रीलंका ने इसे दे रखा है, ठीक है। तब भौगोलिक दृष्टिकोण से हम्बनटोटा जो बंदरगाह है वो कहाँ पड़ेगा? तो चाइना में पड़ जाएगा। हालांकि इसे विकसित किसने किया है? भौगोलिक दृष्टिकोण से, सॉरी दोस्तों, किस में पड़ जाएगा ये जो रहेगा वो? तो श्रीलंका में पड़ जाएगा। इसे विकसित किसने किया है? तो विकसित किया है, ध्यान रखिएगा, चाइना के द्वारा। और प्रयोग भी कौन कर रहा है? चाइना ही कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात किया जाए दोस्तों, तो श्रीलंका में एक मतलब क्या है, पास है यानी दर्रा है, यानी जाफना जो है वह मुख्य श्रीलंका है। उन दोनों को जोड़ने वाला एक पास या दर्रा है, या अलग करता है, वो एलिफेंटा दर्रा है। तो एलिफेंटा दर्रा जो है किस देश के अंतर्गत है? तो श्रीलंका के अंतर्गत है। इसी से हम रिलेट कर सकते हैं कि बताओ श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो हाथी यानी कि एलिफेंट है, इसे हम रिलेट कर लिया जाएगा। इसके अलावा श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है वो वॉलीबॉल है, ये भी मैं आपको मेंशन कराया होगा। और श्रीलंका का पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी जो जंगली फाउल है। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो पुडुरुत लागला, क्या हो जाएगी? पुडुरुत लागला हो जाएगी। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पुडरुत लागला, पुडरुत लागला, पुडरुत लागला। इसे 3-4 बार रिपीट कीजिएगा, इजली वो अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। इसे हम कर लेंगे। बाकी जो भी चीज़ कुछ भी रह भी जाता है, जैसे कोई प्रश्न ये भी मेंशन कराया मैंने आपको, एसएससी में पूछा गया प्रश्न है ये कि किरिबात चावल से बनने वाले पकवान कहाँ बनाए जाते हैं? तो श्रीलंका में बनाए जाते हैं, बता दिया था आपको, ठीक है। इसके अलावा कुछ छूट जाए, जैसे मान लो राष्ट्रीय चिन्ह का प्रश्न पूछा गया है, ये जो श्रीलंका है इसका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो बताया गया था आपको, एक सोने का क्या है? शेर है, जिसके दाहिने हाथ में तलवार लिए वो मतलब खड़ा है, तो वो राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा किसका? श्रीलंका का हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पर छूटा हुआ, वो लेना श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका ने अपना संविधान कब बनाकर तैयार कर लिया था, यानी कब अपनाया था? तो लेना 1978 में। यानी श्रीलंका ने अपना संविधान कब मतलब अपनाया था? तो 1978 में। ये पेपर में पूछा गया, ध्यान रखना। 1978 में, है ना, श्रीलंका ने क्या किया था? अपना संविधान को अपनाया था। तो इसे भी हम इसे रिलेट कर लेंगे यहाँ पर, और ऐसे बन जाएगा ये। और दूसरा मैंने एक प्रश्न यहाँ पर और मेंशन कराया हुआ कि भारत श्रीलंका दोनों जुड़े हुए हैं या पृथक होते हैं स्थलीय सीमा द्वारा या जलीय सीमा द्वारा। तो जलीय सीमा द्वारा। अब जलीय सीमा में कौन सी जल संधि लगा रखी है? तो पाक जल संधि लगा रखी है। पाक जल संधि जो है वो भारत और जाफना यानी श्रीलंका के मध्य में है। भारत का तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका का जाफना द्वीप इसके मध्य में है। ऊपर बंगाल खाड़ी है, नीचे क्या मन्नार खाड़ी, इसके मध्य में ही रहता है। और देखा जाए तो रामेश्वरम से लेकर के श्रीलंका के तक क्या है? एडम ब्रिज है या राम सेतु है। रामेश्वरम का अंतिम बिंदु श्रीलंका की तरफ कौन सा हो जाता है? तो धनुषकोडी है, यानी भारत का अंतिम बिंदु ये रहता है। धनुषकोडी के बाद में क्या है? राम सेतु आ जाता है। ये सारी चीज़ मेरे को बता दी थी, तो इतना सारा ही क्या है ये यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। बाकी और देखा जाए तो ये आकार की दृष्टि से आंसू के आकार का देश है और इसे हिंद महासागर का मोती कहते हैं। ये आपको और ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें क्या है श्रीलंका के संबंध में हमारी हो गई थी। अब दोस्तों हम बात करते हैं इन्हीं सार्क देशों के अंतर्गत। तो नेक्स्ट देश हमारा आएगा, देखा जाए तो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे अब, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, देखिएगा पाकिस्तान के संबंध में दोस्तों यदि अध्ययन किया जाए तो देखो एक चीज़ समझो पहले, तब तो आपको ये चीज़ें आप समझ में आप आगे आ पाएंगी, लर्न तभी कर पाओगे आप, अन्यथा लर्न नहीं कर पाओगे। देखो हम लोग स्ट्रेटेजी के विद मैप के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, राइट। तो मेरा जो अपना पढ़ाने का तरीका या शैली है वो मैप के अकॉर्डिंग लर्न कराने की रहती है। तो हम क्या करते हैं, मैं विशेष रूप से मैप पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखता हूँ। मैं शुरुआत में जो क्लास ली थी वो रैंडमली मैं बताया था आपको कि कुछ मैप की क्लास लेंगे हम लोग, तो जिसमें मैंने महाद्वीप, महासागर और ये सारी चीज़ बताई थी आपको। शुरुआत में ग्लोब बताया, मानचित्र बताया, सारा कुछ चर्चा किए थे। अब इसके अलावा दोस्तों अगर बात किया जाए तो यदि हमें अब किसी भी देश का स्टैटिक पढ़ना होगा तो विशेष रूप से ध्यान रखना है हमें उसका मैप थोड़ा बहुत आना चाहिए। अगर वो मैप आपके सामने आ जाएगा तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आपको अभी फ़िलहाल
4 तरह के मैपों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। उन चारों तरह के मैपों को थोड़ा समझिए आप, उसके बाद हम पाकिस्तान पर आएंगे, जिससे तुम्हारा जो डाटा है मुझे डिलीवर करने में आसानी होगी, प्लस तुमको लर्न करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आपको अगर यदि लर्निंग करना है डाटा तो कैसे कर सकते हो, वो इस आधार पर कर सकते हो। तो समझो थोड़ा सा, जैसे हम लोग समझते हैं ये हमारा प्यारा भारत है, और इसी प्यारे भारत के बगल में ही कौन है, पाकिस्तान है, ठीक है। जैसे लाइक दिस, ये क्या है, लगभग इस तरह से हमारा भारत है, राइट। अब देखो इसी के बगल में क्या है, इसी के बगल में यदि हम देखें, ये पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा भी हो जाएगा, और जस्ट इसके ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके ऊपर जो है ये अफगानिस्तान है। अगर तुम देखोगे तो ये वाला क्या है, ये है ईरान, ठीक है। ये 3 देश हमारे सामने रहेंगे, और ये हमारा नीचे हमारा ये भारत है ही है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब इधर हमें भारत की भी जरूरत नहीं, सिर्फ इतनी की जरूरत है, उतना समझा रहे हैं आपको। अब देखो यहाँ पर जब आपको मैप कराऊंगा ना, मैपिंग ऐसे होती है, तो मैपिंग के करने के 3-4 तरीके होते हैं, मैं आपको अभी जस्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो एक तो होता है फिजिकल मैप, फिजिकल भौतिक मानचित्र, इसे हम कह देंगे भौतिक मानचित्र, राइट। एक जो मैप होता है। दूसरा जो दोस्तों मैप होगा वो होता है पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप इसे बोलते हैं राजनीतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र। भाई मैं दोनों को दिखाऊंगा आपको, उसमें देख लेना। एक होता है थेमेटिकल मतलब मैप, थेमेटिकल मैप। थेमेटिकल में कुछ नहीं होता है, देखो भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं, तो जब किसी मैप में हम किसी देश के पहाड़, नदियाँ, झरना, यानी प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ें होती हैं, जब उसे हम दिखाएंगे तो कंप्लीटली वो क्या हो जाएगा सर, वो आपका हो जाएगा भौतिक मानचित्र। लेकिन जब कभी किसी मानचित्र में यदि तुम किसी देश की जनसंख्या के संबंध में, है ना, अगर चर्चा कर रही हो तो वो हो जाएगा पॉलिटिकल मैप। जबकि बात थेमेटिकल मैप की जो बात होती है उसका मतलब क्या होता है, तो थेमेटिकल का मतलब होता है किसी विशेष चीज़ को दर्शाना। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि किसी देश के तुम सड़क मार्गों को दर्शा रहे हो, तो वह जो मैप है दोस्तों वो क्या मैप कहलाएगा, थेमेटिकल कहलाएगा। मैं आपसे बोलूँ कि किसी देश के तुमने मान लीजिएगा रेल मार्ग को दर्शाया, तो वो भी थेमेटिकल मैप हो जाएगा। मतलब पर्टिकुलर जब किसी एक बिंदु का किसी को दर्शा रहे हो तो वो थेमेटिकल है, और जब भौतिक स्वरूप कुछ दिखा रहे हो तो फिजिकल है, और जब जनसंख्या संबंधी कोई चर्चा कर रहे हो या कोई ऐसी चीज़ जो मानव के द्वारा कृत्रिम हुई है तो वो क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल है, तो वो राजनीतिक मैप में आ जाती है। तो हम ये देख ले रहे हैं। और एक जो मैप दोस्तों होता है वो होता है ब्लैंक मैप। क्या होता है, ब्लैंक मैप, यानी खाली मैप होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, हमें जो पढ़ना होता है भौतिक और राजनीतिक दोनों पढ़ने होंगे। उसके बाद में यदि देखें थेमेटिकल भी जरूरत पड़ेगी, थेमेटिकल पढ़ना होता है। उसके बाद जो स्टडी हमारी कंप्लीट होती है वो होती है ब्लैंक से। तो ब्लैंक मैप आपके पास होना चाहिए जिसको फिल करने के लिए, और नहीं है तो आप ऐसे बनाने की कोशिश किया करो जैसे हम बना लेते हैं वैसे उस तरीके से, और बना के यार लिखोगे, जगह को पॉइंट आउट करोगे वहाँ पर, तो लर्न करने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसलिए क्या थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को थोड़ा इसी हिसाब से आप पढ़िएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं, तो इस तरह से हम मैप देखेंगे। अब देखो ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का मैं दोनों तरीके से आपको बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, देखो अभी पाकिस्तान का जो मैंने मैप बनाया है ये कौन सा मैप है दोस्तों, ये ब्लैंक मैप है। अगर मैं आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, है ना, बोर्ड पर देखो ये ब्लैंक मैप बनाया है मैंने, जस्ट ब्लैंक मैप है, कुछ नहीं लिखा, लेकिन ब्लैंक यानी खाली मैप है। अगर मैं इसमें पहाड़, नदियाँ, झरना कुछ दिखाऊँ तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो भौतिक मैप हो जाएगा। लेकिन इसी में मैं पर्टिकुलर किसी राज्य के बारे में बताऊँ, उस राज्य की राजधानी के बारे में बताऊँ, है ना, कुछ जगह पॉइंट आउट करूँ, चूँकि ये मानव के द्वारा आर्टिफिशियल है, प्रकृति के द्वारा तो नहीं दी गई है, तो वो इसमें आएगी, राजनीतिक में आएगी। अब थेमेटिकल का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर जब किसी एक को बारे में हम बता रहे हों वो उसके हिसाब से है। तो विशेष रूप से हमें सिर्फ अभी जो जैसे जब भारत पढ़ते हैं तो भारत में तो चारों मतलब मैप का हम प्रयोग करेंगे। अब क्योंकि दुनिया में हमें पर्टिकुलर जैसे भारत के पड़ोसी देश अभी पढ़ रहे हैं, यानी सार्क के देश पढ़ रहे हैं, या दक्षिण एशिया के देश पढ़ रहे हो आप, तो उसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, तो 2 मैप का हम प्रयोग करते हैं। इन 2 मैप से हमें ये इसके संबंध में जो भी स्टैटिक बन सकता है वो आराम से लर्न हो जाएगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम अन्य मैप का भी प्रयोग कर लेंगे, देखते चले जाएंगे। तो अब सबसे पहले आपने देख लिया ब्लैंक मैप है। अब हम लोग इसी ब्लैंक मैप
में क्या करेंगे, भौतिक, पहले इसका स्वरूप देखते हैं पाकिस्तान का, फिर देखेंगे राजनीतिक स्वरूप। ठीक है, तो देखो थोड़ा समझो। ठीक है, देखो आई होप ये स्पष्ट हो गया होगा मैप के संबंध में आपको। देखो तो हमको जो दिख रहा है अभी, ये पाकिस्तान है, ये ईरान है, ये अफगानिस्तान है, ये हमारा इंडिया है। तो इंडिया की सीमा पाकिस्तान से लगती है, पाकिस्तान की सीमा अफगानिस्तान से लगती है, और अफगानिस्तान की सीमा ईरान से, पाकिस्तान की सीमा ईरान से लगती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमें अभी अफगानिस्तान देखना है, और अफगानिस्तान में सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो मुझे पढ़ानी है आपको। तो क्या पढ़ानी है, फिजिकली। पहले मैं आपको अफगानिस्तान के बारे में बता रहा हूँ, फिजिकली, भौतिक स्वरूप देखते हैं, फिजिकल मैप के अकॉर्डिंग, यानी अफगानिस्तान का यानी पाकिस्तान का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप पहले देखो, तब जाके मैं इसको राजनीतिक स्वरूप दिखाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो समझो थोड़ा दोस्तों, मैं बढ़ते चले जा रहा हूँ सारी चीज़ों को, तो समझो। देखो यदि मैं बात करूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का जो ये वाला एरिया है, ये मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ आपसे, सब ध्यान दिया हुआ आपने। यहाँ पर एक पर्वत है दोस्तों, ये एक पर्वत है यहाँ से यहाँ तक, और ये इस पर्वत का जो नाम है, इस पर्वत का, ठीक है, ध्यान रखना है। यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर लगभग ये पर्वत है। इस पर्वत का जो नाम है वो हिंद कुश पर्वत है। ठीक है, मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पर इसके नाम को, आप चाहो तो अलग से भी मेंशन कर दे रहा है। सबसे पहला बिंदु मैंने लिया एक नंबर, हिंद कुश पर्वत, हिंद कुश पर्वत। ठीक है, इससे रिलेट करना सारा चीज़, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा सर। इसे मैं हटा दे रहा हूँ, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अफगानिस्तान की जरूरत पड़ती है, अफगानिस्तान को साथ में रखो, जिससे कि मैं रिलेट कर पाया आराम से। ये हिंद कुश पर्वत है। अब जो हिंद कुश पर्वत है दोस्तों, ये कहाँ पर है, तो ध्यान रखना है, हिंद कुश पर्वत जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको बता दिया। अभी हिंद कुश पर्वत के संबंध में जो डाटा है वो क्या क्या हो सकता है, पहले उसे कवर कर लेते हैं अब लोग। ठीक है, हिंद कुश पर्वत में यदि देखोगे दोस्तों, तो हिंद कुश पर्वत में दो दर्रे हैं, दो दर्रे। वो दो दर्रे कौन कौन से हैं, तो एक दर्रे का नाम है खैबर दर्रा, खैबर, और एक दर्रे का नाम है गोमल दर्रा, गोमल दर्रा। तो मैं लाइक दिस यहाँ बना दे रहा हूँ, जैसे ये पर्वत है, तो एक दर्रा ये बना लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक दर्रा है खैबर दर्रा और एक है गोमल दर्रा। तो देखो पहला ये वाला बना हुआ, ये खैबर कर लेना, ये गोमल कर देना। ठीक है, दो दर्रे हैं। ये दोनों दर्रे जो हैं यह कहाँ के लिए रास्ता बनाते हैं, तो अफगानिस्तान जाने के लिए, यानी पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने के लिए, ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान जाने के लिए किन दर्रों का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना है, वो खैबर दर्रा और गोमल दर्रा। मतलब हिंदू कुश पर्वत पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य में है। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान जाने के लिए वहाँ के जो लोग हैं वो किन पासेस का प्रयोग करते हैं, तो खैबर दर्रा का और गोमल दर्रा का प्रयोग करते हैं। अब खैबर दर्रा गोमल दर्रे के संबंध में प्रश्न आएगा कि खैबर दर्रा किस पर्वत में है, तो हिंद कुश पर्वत में है। खैबर दर्रा जो है वो कहाँ के लिए सड़क मार्ग बनाता है या कहाँ के लिए पासेस देता है, तो पाकिस्तान से अफगानिस्तान या अफगानिस्तान से पाकिस्तान। लेकिन हमारे मेडिवल हिस्ट्री में एक प्रश्न आता है कि जब भारत पर तुर्क आक्रमण हुआ था और जब भारत पर अरब आक्रमण हुआ था, तो उस समय मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि महमूद गजनवी ने भारत में जब प्रवेश किया था आक्रमण करने के लिए, तो वह किस दर्रे से भारत में प्रवेश किया था, तो खैबर दर्रे से। तो इसको तुम मेंशन कर सकती हो कि खैबर दर्रे से कौन आया था भारत में, तो महमूद गजनवी आया था, महमूद गजनवी। इसे आप रिलेट कर लीजिएगा यहीं पर, महमूद गजनवी। इसके अलावा बस दोस्तों बात किया जाए तो एक दूसरा और मतलब विद्रोही जो शासक था वो यहाँ पर आया था, जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी भी किस दर्रे से भारत में प्रवेश किया था, तो मोहम्मद गौरी भी दोस्तों अगर तुम देखोगे तो इसी से प्रवेश किया था, खैबर दर्रे से। तो अगर मैं आपसे बोलूँ भारत पर तुर्क आक्रमण और भारत पर अरब आक्रमणकारी जब इंडिया में आक्रमण करने आए थे, तो वो किस दर्रे से प्रवेश किए थे, तो वो खैबर दर्रे से प्रवेश किए थे और गोमल दर्रे से। विशेष रूप से खैबर दर्रा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये स्पष्ट हुआ होगा यहाँ तक, यानी खैबर दर्रा और गोमल दर्रा दोनों कहाँ पड़ जाएंगे, तो पाकिस्तान में पड़ जाएंगे और यह हिंद कुश पर्वत के अंतर्गत आ जाएंगे। राइट, ये बन जाएगा। इसके अलावा दोस्तों और क्या हो जाएगा, तो जैसे तुम आगे बढ़ोगे तो जहाँ पर आपको पता है ये वाला जो एरिया रहेगा, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, हिमालय पर्वत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत और हिंद कुश पर्वत की यहाँ गांठ है, यानी दोनों जो मिलन बिंदु, इन दोनों का क्या है, मिलन बिंदु। इसे बोलते हैं पामीर का पठार। क्या कहते हैं, पामीर का पठार। पामीर का पठार जो है थोड़ा सा
लेह लद्दाख यानी पीओके वाले एरिया में, और अधिकतम कम पड़ जाता है चाइना में पड़ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ इसे मैं यही मेंशन कर दे रहा हूँ, पामीर का पठार, पामीर का पठार। अब ये पामीर का जो पठार है दोस्तों, इसे दुनिया की छत कहते हैं। यह बहुत हाइट पर है, यानी दुनिया का सबसे ऊंचा पठार इसे कहते हैं, पामीर का पठार कहते हैं। यह भारत यानी कि भारत के पीओके वाले एरिया में। अब पीओके वाला एरिया किसके अंतर्गत आता है? तो पाकिस्तान। पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर बोलते हैं इसको, पाकिस्तान इसे कब्जा कर रखा है। आगे बताऊंगा, मैं चर्चा करूंगा जब हम लोग पॉलिटिकल मैप पे आएंगे तब बताऊंगा मैं आपको इसको। ठीक, फिलहाल अब ध्यान है इसके फिजिकल के हिसाब से। तो पामीर के पठार को क्या बोलते हैं हम लोग? दुनिया की छत कहते हैं। अगर तुमसे बोले दुनिया की छत किसे कहा जाता है दोस्तों, तो पामीर के पठार को कहा जाता है। अब यहीं से लगा हुआ ये वाला क्या, हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत और हिंदुकुश पर्वत जो है जहाँ मिलते हैं उसे पामीर का पठार कह देते हैं, ध्यान रखना। हिंदुकुश पर्वत जो है वो एक्चुअल में हिमालयी पर्वत है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन इसे पाकिस्तान या अफगानिस्तान के बॉर्डर पर इसका नाम अलग कर दिया जाता है, हिंदुकुश पर्वत। ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पर 2-3 पहाड़ियाँ हैं पाकिस्तान की। जैसे मैं आपसे बोलूँ, ये नीचे की तरफ एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है मकरान पहाड़ी। ठीक है, मकरान की पहाड़ी। और एक यहाँ पर एक पहाड़ी है, इसका नाम है किरितर की पहाड़ी। ठीक है, और एक पहाड़ी दोस्तों ये वाली है, इसका नाम क्या हो जाएगा? सुलेमान की पहाड़ी। तीनों पहाड़ियों को मेंशन करना है आपको। तो दूसरा बिंदु में क्या लिख सकता हूँ, यानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1, 2 और 3, ये 3 नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, अब 2 नंबर में 3 नंबर यानी पॉइंट बना लूँ, ये पॉइंट बना दिया, ये भी पॉइंट बना दिया। ठीक है, ध्यान रखना। हालांकि हिंदुकुश पर्वत को मैंने 1 नंबर दिया है, अपने ध्यान रखना। अब इसमें 1 नंबर में दे रहा हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो 1 नंबर में देखो क्या हो जाएगा? मकरान, मकरान की पहाड़ी, मकरान की पहाड़ी, पहाड़ियाँ। ठीक है, मकरान की पहाड़ियाँ। 2 नंबर किरिथर, किरिथर की पहाड़ियाँ। और 3 नंबर सुलेमान की पहाड़ियाँ, सुलेमान की पहाड़ियाँ। ये तीनों पहाड़ियाँ भी दोस्तों कहाँ पड़ जाती हैं? पाकिस्तान में पड़ जाती हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में ये तीनों पहाड़ियाँ, मकरान की पहाड़ियाँ, किरिथर की पहाड़ियाँ, सुलेमान की पहाड़ियाँ। अब तो ये मकरान जो मैं तुमसे नाम दे रहा हूँ, मकरान, तो अगर तुमसे मैं बोलूँ कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की समुद्री सीमा यहाँ लगती है, तो समुद्री तट को क्या बोलेंगे? पाकिस्तान के समुद्री तट को। तो आपको ध्यान रखना है, इसे बोलेंगे मकरान तट, मकरान तट के नाम से हम इसे जानेंगे। राइट, देखो सर, हमने जो चर्चा किया अभी तक वो किस चीज़ की चर्चा किया? आपको बताया गया कि पाकिस्तान में एक पर्वत है जो इसके उत्तर पश्चिमी तट पर देखने को मिल रहा है हमको। ठीक है, इसके दक्षिण की जो 3 पहाड़ियाँ हैं, एक पहाड़ी का नाम मकरान की पहाड़ी, किरतर की पहाड़ी और सुलेमान की पहाड़ी। जो मकरान की पहाड़ी जहाँ है उसके हिसाब से पाकिस्तान का जो तटीय क्षेत्र है, जैसे जिस तरह से भारत का तटीय क्षेत्र है, इसे पश्चिमी घाट कहते हैं, इसे पूर्वी घाट कहते हैं। उसी तरह से पाकिस्तान का इस घाट का नाम क्या है? जो जलीय सीमा लगाता है या जो तट है, इसे मकरान तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मकरान। तो बोलना नहीं है, मकरान तट हो जाएगा। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग बनना है? मकरान की पहाड़ी के अकॉर्डिंग इसे मकरान तट के नाम से हमको जानते हैं, ऐसे रिलेट हो जाएगा ये। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो और फिजिकली और क्या हो सकता है? तो तीसरा बिंदु में फिजिकली पाकिस्तान में लेता हूँ। तो यदि देखोगे दोस्तों, तो ये भारत का राजस्थान राज्य है, और भारत के राजस्थान राज्य में, भारत के राजस्थान राज्य में एक मरुस्थल है, थार का मरुस्थल। ठीक है, थार का मरुस्थल ये हो जाएगा। अब ये थार का मरुस्थल दोस्तों कुछ एरिया जो है इसका कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ये मैं बना देता हूँ, देखो ये वाला कुछ एरिया क्या है? पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को, थार के मरुस्थल, डेजर्ट मरुस्थल का जो नाम है वो चोलिस्तान है। हो जाएगा चोलिस्तान। तो अगर तुमसे पूछे तो बताओ चोलिस्तान जो मरुस्थल है वो किस देश में अवस्थित है? तो ध्यान रखना है पाकिस्तान में। ठीक है, इतना हम स्पष्ट कर लेंगे, क्योंकि जो थार का मरुस्थल है वो भारत में है। थार के मरुस्थल को ही पाकिस्तान के लोग वाले क्या कहते हैं? इसे चोलिस्तान का मरुस्थल कहते हैं। तो चोलिस्तान से रिलेट कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए तो पाकिस्तान में और क्या विशेष है मैं समझाना चाहूँगा आपको। यहाँ से एक नदी आती है, शायद आपने ध्यान दिया हो, और इस नदी का नाम दोस्तों क्या है? सिंधु नदी है। क्या नाम है? सिंधु नदी। इस नदी का नाम क्या हो जाएगा? ये सिंधु नदी है। मैं थोड़ा सा इसे बड़ी बना दे रहा हूँ। इस नदी का नाम क्या है दोस्तों? सिंधु नदी। ये पाकिस्तान की जीवन रेखा है। क्या है? पाकिस्तान की जीवन रेखा। अगर तुम कहोगे ये क्या हो जाएगी? सिंधु नदी हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो बिंदु हम ले रहे हैं
कि पाकिस्तान की जीवन रेखा किसे बोलते हैं? सिंधु नदी को कहते हैं। पाकिस्तान की जीवन रेखा, जीवन रेखा किसे बोलेंगे? तो सिंधु नदी को कहेंगे, है ना। पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी किसे कहते हैं? सिंधु नदी को कहते हैं। तो सिंधु नदी भारत से मतलब निकलती हुई जाती है जम्मू कश्मीर या लद्दाख राज्य से होकर के। हालांकि ध्यान रखना है, ये उद्गमित कहाँ से होती है? तो उद्गमित होती है तिब्बत में, है ना। तिब्बत से ये उद्गमित होगी और भारत के लद्दाख जो केंद्र प्रदेश है वहाँ से प्रवेश करते हुए और लद्दाख से ही आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान में एंट्री कर जाएगी। और पाकिस्तान का लगभग पूरा जो देखा जाए पूरी जो मतलब जल की आपूर्ति जो लगभग करती है वो कौन करती है? सिंधु नदी करती है। इसलिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी, राष्ट्रीय नदी, ये सब कुछ किसके लिए रख देंगे हम? सिंधु नदी के लिए रख देंगे। तो सारा चीज़ सिंधु नदी में आ जाएगा। ये कुछ पाकिस्तान का फिजिकली रहा, ठीक है। 4 हमने शब्दावली में बांटा, ध्यान रखना है। पहला क्या देखा? ये है, ये वाला पर्वत है हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत में 2 दर्रे हैं, खैबर दर्रा और गोमल दर्रा, ठीक है, जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान या अफगानिस्तान से पाकिस्तान जाने का राजमार्ग बनाने का काम करते हैं या निकलने का पास करते हैं। हालांकि खैबर दर्रे से मोहम्मद गौरी और महमूद ने भी इंडिया में आक्रमण किया था, ध्यान रखना। हिंदू कुश पर्वत इधर ये जो है हिमालय पर्वत है। तो हिंदू कुश पर्वत और हिमालय पर्वत के जहाँ पर मिलन बिंदु है, जिसे हम गांठ कह सकते हैं, जॉइंट है, उस जॉइंट को दोस्तों क्या बोलते हैं? पामीर का पठार कहते हैं। पामीर का पठार जो है वो लद्दाख या पीओके वाले एरिया में हल्का सा पड़ जाता है, कुछ परसेंट भाग। अधिकतम भाग इसका कहाँ पड़ता है? चाइना में पड़ता है। तो चाइना में पड़ता है तो इसे हम केवल दुनिया की छत कहते हैं, दुनिया की छत। और पामीर का पठार क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, ऐसे हम रिलेट कर देंगे। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 5000 मीटर है, औसत ऊंचाई रहती है। तो काफ़ी अच्छी खासी ऊंचाई है, इसमें ध्यान रखना है। दूसरा हमने बात किया इसकी पहाड़ियाँ कुछ बताइए। तो मकरान की पहाड़ी, किरथर की पहाड़ी, सुलेमान की पहाड़ी, ये तीनों पहाड़ियाँ पाकिस्तान के दक्षिण की तरफ हैं। अब ये मकरान की पहाड़ी से इसका ये तट है, इस तट का नाम दोस्तों क्या बन जाएगा? मकरान तट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मकरान। तो मकरान तट कहाँ, किस देश का है? तो पाकिस्तान का, ये ध्यान रखिएगा, राइट। इसके अलावा बात किया जाए कि भारत का जो थार मरुस्थल है, इस थार मरुस्थल का विस्तार कुछ पाकिस्तान में भी है। तो पाकिस्तान में इस थार मरुस्थल को हम क्या कहते हैं? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना, इसे बोलते हैं चोलिस्तान। तो चोलिस्तान यहाँ पर ये रिलेट करके बन जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये वाला जो एरिया है, मैं बोला आपसे बोला कि पाकिस्तान की जीवन रेखा किस नदी को बोलते हैं? तो इस नदी का जो नाम है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इस नदी का नाम है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी क्या है? पाकिस्तान की जीवन रेखा है। हालांकि सिंधु नदी से अन्य नदियाँ मिलती हैं, जैसे हम बोलें मतलब 5 नदियाँ टोटल होती हैं, सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, तो ये रहती हैं। तो इनके संबंध में हम आगे बताएंगे, चर्चा करेंगे जब मतलब पॉलिटिकली जो पढ़ेंगे तब देख लेंगे उसके हिसाब से। तो ये कुछ इसका फिजिकली हमने देखा। अब पाकिस्तान में दोस्तों हम आगे चलते हैं, तब पॉलिटिकली थोड़ा सा देखते हैं। तो पॉलिटिकल समझिए, इस मैप को मैं हटाता हूँ, आप भी हटाइएगा, नया दूसरा मैप बनाना, ठीक है, मेरे साथ ही बनाइएगा। देखो देखो ये हमारा प्यारा भारत है, साइड पे हम भारत बनाएंगे अपने को। लगभग ये हमारा भारत है, ठीक है। हमारे प्यारे भारत के बगल से, लगभग बगल से ये कौन है? पाकिस्तान है। और इसके जस्ट ऊपर क्या है? अफगानिस्तान है, ठीक है। तो अभी केवल हमें पाकिस्तान से मतलब है। तो पाकिस्तान को अब किस आधार पर देख रहे हैं आप? राजनीतिक स्वरूप। पाकिस्तान का राजनीतिक स्वरूप देखना, नहीं पॉलिटिकली हमें पाकिस्तान को थोड़ा देखना है। तो दोस्तों देखो, पॉलिटिकली जब जैसे ही हम बात करते थे, इसका मतलब है कि मानव ने अपने हिसाब से इसके नामकरण जो किया गया है, जनसंख्या है, राज्यों के नाम है, राजधानी है, किस आधार पर क्या प्रयोग किया है, तो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। तो हम थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहला हमारे सामने यही प्रश्न आना चाहिए, पाकिस्तान की जो राजधानी है ना, वो क्या है? पहले तो ये बताओ। तो पाकिस्तान की राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगा? इस्लामाबाद, ठीक है, ये हो जाएगा पाकिस्तान की राजधानी। पाकिस्तान की यदि बात की जाए दोस्तों, इसकी जो मुद्रा है वो क्या हो जाएगी? यानी करेंसी जो होती है वो रुपया हो जाएगी,
यानी पाकिस्तानी रुपया हो जाएगी। ये पहले करा दिया है, लेकिन दोबारा से हम रिकॉल कर ले रहे हैं। इसके अलावा बात किया जाए पाकिस्तान की दोस्तों भाषा क्या है, तो भाषा इसकी उर्दू है और दूसरी भाषा इसकी फ़ारसी है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये दो भाषा हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, उर्दू और फ़ारसी। हालांकि इसकी प्राथमिक भाषा क्या है, उर्दू है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो दोस्तों संसद है यानी पार्लियामेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो नेशनल असेंबली कहते हैं, नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली जो है वो किस देश की संसद है, तो पाकिस्तान की संसद है। ये कुछ इसका स्टैटिक वाला पोर्शन रहा, हम इसे पॉलिटिकली हम देख सकते हैं इस आधार पर, राइट, ये हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बात किया जाए इसके अलावा, हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान का निर्माण कैसे हुआ, उसके समझ पर चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद इसके जो राज्य वगैरह हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो पाकिस्तान का जो निर्माण है, पाकिस्तान का निर्माण भारत से हुआ है, भारत से हुआ है। और भारत से हुआ है तो पाकिस्तान का निर्माण जो हुआ था वो 14 अगस्त 1947 में, ये भारत से क्या हुआ, विभाजित होकर के एक नया देश बना था, ध्यान रखना, दुनिया का। ठीक है, अब ये पाकिस्तान जैसे 1947 में ये बना, इससे पहले एक प्रश्न नोट कर लीजिएगा यहाँ पर, जो पाकिस्तान शब्द है इसका जनक कौन है और ये शब्द कब दिया गया है, पाकिस्तान शब्द का जनक। तो पाकिस्तान शब्द 1940 में दिया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा, चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली के द्वारा क्या हुआ था, पाकिस्तान जो शब्द है उसको दिया गया था। यानी पाकिस्तान शब्द का जनक कौन है, चौधरी रहमत अली। ठीक है, हो जाएगा। हालांकि पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ, 14 अगस्त 1947 को हुआ, जबकि हम लोग आज़ाद कब हुए थे, 15 अगस्त को। तो 14 अगस्त को जब जैसे निर्माण हुआ पाकिस्तान का दोस्तों, तो पाकिस्तान जो था ना दो भागों में विभाजित था उस समय, दो भागों में। दो भाग कौन कौन से थे, एक तो था पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, एक था पूर्वी पाकिस्तान। ये दो भाग आपको ध्यान रखने हैं, यानी कि दो भागों में विभक्त था। अभी मैप पर आपको एक ही भाग दिख रहा है। मैं आपको ऐसा करते हैं, दूसरा मैप ले रहा हूँ इंडिया वाला, यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस मैप में। ठीक है, ये पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दो रूपों में ये हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा वेट कीजिए। देखो ये मैप आपको दिख रहा होगा, इसको आप देखो, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ये पॉलिटिकल मैप इंडिया का है। अब इंडिया के इस तरफ ये पश्चिमी पाकिस्तान है, ये वाला जो एरिया है पश्चिमी। तो मैंने जो अभी जो मैप बनाया वो पश्चिमी पाकिस्तान का बनाया, जो वर्तमान में यही पाकिस्तान है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान का मतलब क्या होगा, जो वर्तमान बांग्लादेश है ये। तो पाकिस्तान जो था जब बंटवारा हुआ था 14 अगस्त 1947 को, तो पाकिस्तान का पश्चिमी पाकिस्तान इधर हो गया था, पूर्वी पाकिस्तान ये हो गया था। ठीक है, ये वाला जिसे वर्तमान बांग्लादेश कहते हैं। तो मैं यहाँ मैप पर दिखाया नहीं, तो मान सकते अज्यूम कर सकते हैं इधर क्या है, पश्चिमी पाकिस्तान, तो इस तरफ क्या हो सकता है, पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, आगे बताएंगे क्या कहानी है इसकी, भी बताऊँगा मैं आपको आगे। देखो तो ये दो रूपों में हमें हमारे सामने निकल के आया, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। ये 1947 की घटना है दोस्तों। जो पूर्वी पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान, अब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों अपना क्या है, आराम से मतलब देश चलने लग गया अच्छी तरीके से। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, जो पूर्वी पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान जो बना था, ये पूर्वी पाकिस्तान बनने से पहले क्या था, ये आपको थोड़ा सा एक बार मेंशन कर लीजिएगा। तो पूर्वी पाकिस्तान बनने से पहले, अर्थात मेरा तात्पर्य ये है कि वर्तमान में पूर्वी पाकिस्तान का नाम क्या, बांग्लादेश है। क्या नाम है, बांग्लादेश वर्तमान में। तो पहले इस पृष्ठभूमि को थोड़ा समझो, उसके बाद हम पश्चिमी पाकिस्तान पर आ जाएंगे। यानी कि पूर्वी पाकिस्तान जो है, पूर्वी पाकिस्तान बनने से पहले क्या था, जैसे बोलते थे पूर्वी बंगाल, क्या बोलते थे, पूर्वी बंगाल कहते थे। जैसे आप एज्यूम कीजिएगा, मैं यहाँ मैप बना के दिखा दे रहा हूँ, उससे दोबारा बना लेंगे। ठीक है, पहले इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। देखो आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो हमारा पूर्वोत्तर भारत का जो मैप है उसे बना के आप देखो। ये देखो, ठीक है, ये हो जाएगा। ये जो हमारा राज्य है इसका नाम मेघालय है, ये त्रिपुरा है, और इसका नाम क्या है, मिजोरम है। तो अभी रैंडमली आप इतना ध्यान रखो, बाकी मेरा भारत से मतलब नहीं है, अभी बांग्लादेश को मैं समझाना है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये जो बाउंड्री है, अगर मैं थोड़ा दिखाऊंगा आपको समझाऊँ, ये जो बाउंड्री है, ये वाली, ये जो बाउंड्री है वो दे रही है, इसका नाम क्या है, इसका नाम पश्चिमी बंगाल है। इसका नाम क्या है, पश्चिमी बंगाल।
तो अंग्रेजों ने क्या किया था, जो पूरी बंगाल है, पूरी बंगाल, तो यानी कि पहले क्या था, शुरुआत में यदि आप देखोगे थोड़ा इतिहास में हम लोग जाए तो अंग्रेजों ने अपनी सत्ता की जो स्थापना की थी या शुरुआत की थी वो बंगाल से की थी। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी का युद्ध लड़ा था 1757 में। तो प्लासी के युद्ध के बाद में क्या हुआ था, यहाँ पर इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुआ, नींव पड़ गई शासन करने की। हालांकि वास्तविक शासन इन्होंने क्या किया था, बक्सर का युद्ध जीतने के बाद 1764 में कर दिया था। तो बंगाल से इन्होंने स्टार्ट किया। तो जब बंगाल से स्टार्ट किया था, बंगाल में इन्होंने कुछ समय तक शासन किया, लगभग 1905 तक। 1905 में एक वायसराय आया करजन। उस करजन ने क्या किया कि बंगाल के लोग ज़्यादा समझदार होते चले जा रहे हैं, तो उसने क्या किया कि हम क्या करते हैं, बंगाल में यदि सांप्रदायिक फूट डाल दिया जाए, यानी संप्रदाय के आधार पर इनको अलग अलग कर दिया जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, शासन और लंबे समय तक कर सकते हैं। ऐसा इन्होंने मतलब उनकी सोच थी उस समय की। तो मैं आपसे ये बोलूँ कि बंगाल जो था, बंगाल, इस बंगाल का पहली बार जो विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन, तो बंगाल का विभाजन दोस्तों कब हुआ था, तो ये हुआ था 1905 में। किसने किया था, करजन के द्वारा किया गया था। एक वायसराय था, कौन था, करजन। इसने बंगाल विभाजन किया। बंगाल विभाजन में इसने क्या किया, एक बंगाल को पश्चिमी बंगाल में बांट दिया, एक बंगाल को पूर्वी बंगाल में बांट दिया, पूर्वी बंगाल। ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1905 की घटना बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। तो पश्चिमी बंगाल जो था ये हिंदुओं के लिए बना दिया गया, हिंदुओं के लिए, चूँकि इन्होंने क्या सांप्रदायिक मतलब विभाजन कर दिया था। और ये बनाया गया था मुस्लिमों के लिए। इसलिए बनाया गया था मुस्लिमों के लिए, यानी कि पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की अधिकता थी और पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों की अधिकता थी। इस तरह से इन्होंने कर दिया था। आगे चल करके जब हम लोग आज़ाद हो रहे थे 14 अगस्त 1947 को, तो जो पूर्वी बंगाल जो आपके सामने दिख रहा है, जो कि 1905 में विभाजित हुआ था, अब यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या अधिक है, तो ये लोग क्या हुए, ये लोग पाकिस्तान में शामिल हो गए। तो पाकिस्तान में शामिल हुए, इसलिए इसी पूर्वी बंगाल का नाम आगे चल करके 1947 में, यानी कि पूर्वी बंगाल जो था दोस्तों, 1905 के बाद में पूर्वी बंगाल क्या हो गया, 1947 में यदि आप देखोगे तो यह पूर्वी पाकिस्तान का नाम ले लिया, पूर्वी पाकिस्तान। ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ ये घटना हो जाएगी, ठीक है। और तुमने ये इतिहास अगर पढ़ा हो तो तुमने ध्यान दिया हो कि जो अंग्रेज होते थे वो क्या करते थे, अंग्रेज मानसिक रूप से बहुत चालू थे, वो भिड़वाना चाहते थे आपस में, लोग समझ नहीं पाते थे। जैसे मान लीजिएगा जहाँ हिंदुओं की संख्या अधिक है, अब हिंदुओं का आस्था जो रहता है मतलब धर्म से संबंधित रहता है यहाँ पर सिस्टम, इधर भी धर्म से संबंधित है। यहाँ मुसलमानों की संख्या अधिक है, तो ये लोग क्या करते थे कि जो पश्चिमी बंगाल था उसमें उस मंदिर में क्या करते थे कि कोई गाय वगैरह है, उस गाय को काट करके और मंदिर में भिगवा देते थे अंग्रेज जो होते थे, जिससे हिंदुओं की जो आस्था थी वो खंडित होती थी। तो हिंदू क्या करते थे, चूँकि हिंदू यहाँ पे बहुसंख्यक थे और जो मुस्लिम थे वो अल्पसंख्यक थे, तो हिंदू क्या करते थे, अटैक कर देते थे किस पर, मुसलमानों पर। अब इसको लेकर के ये लोग क्या करते थे, इधर मतलब इस तरफ प्रचार करते थे कि देखो मुसलमानों को यहाँ पर मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तुम लोग भी कुछ करो। तो इससे हिंदू जो मुस्लिम भाई थे वो क्या करते थे, इधर पाकिस्तान जो पूर्वी बंगाल था उसमें फिर हिंदुओं पर अत्याचार करते थे। जब दंगा वगैरह शांत हो जाते थे तो उसके बाद फिर पुनः तुम देखोगे तो हो जाता, इधर इन्होंने अभी पहले गाय फेंकवा दिया मंदिर में, इसके बाद मुसलमानों की संख्या जिस तरफ ज़्यादा है, अब इस तरफ मान लीजिएगा इन्होंने क्या किया, मस्जिद में सूअर फेंकवा दिया मरवा करके। तो अब इसमें क्या हुआ, और लेकिन उसमें दिखाते थे कि हिंदुओं ने भिगवाया है, ऐसा कुछ करते थे ये लोग। तो ये वही क्या हुआ कि यहाँ पर जो कंडीशन थी वो सांप्रदायिक तनाव की बन गई, यानी इस तरह से ये 1947 तक शासन करते रहे थे। तो मैं नाम भी सुना होगा नोआखाली के दंगे, जो बहुत भयानक दंगे थे जिसमें लाखों लोग मारे गए थे बेफालतू के, ठीक है। इन्हीं दंगों के द्वारा ये हुआ था सारी चीज़ें, ठीक है, ये हो जाता। तो हिंदुओं की संख्या ये सब, ये लोग इस तरह से अंग्रेज शासन कर रहे थे। अब इन्हीं अंग्रेजों की बदौलत क्या हुआ आगे चल करके, यह जो पूर्वी बंगाल था यह पूर्वी पाकिस्तान बन गया, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो पूर्वी पाकिस्तान के बारे में तो पूरा समझ में आ गया होगा, यानी पूर्वी पाकिस्तान पहले पूर्वी बंगाल था। पूर्वी बंगाल कब बना, बंगाल से पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल बना। आज हमारे पास में यदि पश्चिमी बंगाल नाम है, हालांकि पश्चिम में नहीं है भारत के, लेकिन बंगाल के हिसाब से पश्चिम में है। यहाँ की मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, तो मतलब ममता बनर्जी है ना, तो वो आपको जानते हैं आप, तो ये कर लेंगे, तो ये यहाँ पर बन जाएंगे। अब देखो
जो बांग्लादेश बना था वो कैसे बना था उसको समझ लीजिए, फिर पाकिस्तान पर हम सीधे आ जाएंगे। ये हमारे सामने पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के रूप से बन गया है। अब जो बांग्लादेश है, देखो यहाँ पर हुआ क्या था कि ये पाकिस्तान के जो लोग थे शुरुआत से हरामखोर टाइप के थे। ये पश्चिमी पाकिस्तान है, ये पूर्वी पाकिस्तान है। ये लोग करते क्या थे कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान मिलकर के चुनाव हुआ तो इसमें 1971 तक तो क्या है ठीक ठाक मामला चलता रहा, 70 तक। 1971 में क्या हुआ कि जो पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान के एक व्यक्ति थे, बड़े नेता थे, शेख मुजीबुर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान जो थे उन्होंने चुनाव लड़ा। तो जो भी मतलब क्या कहते हैं पाकिस्तान की जो संसद थी उसमें बहुमत जो मिला था वो किसे मिल गया, शेख मुजीबुर रहमान को मिल गया। लेकिन ये पूरी पश्चिमी पाकिस्तान के लोग जो थे वो ये कहते, वो इनको मानते ही नहीं थे कि हमारे मतलब क्या है, मतलब ये पूर्वी पाकिस्तान वाले मतलब पश्चिमी पाकिस्तान के ओरिजिनल मतलब वो नहीं है, मुस्लिम नहीं है। ये कहते थे कि ये हिंदुओं से कन्वर्ट होकर के मुस्लिम बने हुए हैं। एक्चुअल में ये जो है ना मतलब ओरिजिनल पाकिस्तान नहीं है। तो अब इधर का जो नेता था वो इधर प्रधानमंत्री भी होगा, इधर भी प्रधानमंत्री होगा, जिसको ये इनको बुरा लग रहा था पश्चिमी पाकिस्तान वालों को। तो इन्होंने क्या किया उस समय 1971 की बात है, क्या जो शेख मुजीबुर रहमान थे जो कि बहुमत मतलब लेकर के ये सरकार में आना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ का जो भी उस समय का सेना अध्यक्ष था उसने क्या किया, उनको जेल में डाल दिया, जिससे भयानक यहाँ दंगे हुए। तो जब जो पश्चिमी पाकिस्तान था यानी जो पूर्वी पाकिस्तान था, तो पूर्वी पाकिस्तान जो था उस समय यहाँ पर भारत की प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी को भाना मिल गया। तो इन्होंने क्या किया, जो शेख मुजीबुर रहमान थे इनकी एक सेना थी मुक्ति वाहिनी। तो मुक्ति वाहिनी जो सेना थी उसको भारत सरकार ने संरक्षण दे दिया और कहा कि तुम ऐसा करो, अगर ये तुम्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दे रहे हैं तो तुम अपना एक अलग देश बना लो और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारी हम हर तरीके से रक्षा कर देंगे, ये हो जाएगा। तो वही कंडीशन यहाँ हुआ कि जो पूर्वी पाकिस्तान था वो आगे चल करके भारत के सहयोग से और शेख मुजीबुर रहमान जो है उनके सहयोग से क्या हुआ, यह जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया। और बांग्लादेश ये कब बना था, 16 दिसंबर 1971 को ये नया देश बन गया था। जैसे पाकिस्तान ने 1972 में देश की मान्यता दी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये लोग पाकिस्तान वाले कहते हैं कि हम भारत से कश्मीर ले लेंगे, लेकिन इन पागलों को ये नहीं पता है कि इन्होंने अपना एक हिस्सा जो था वो भी गंवा दिया है और भारत से कश्मीर लेना चाहते हैं। जिस दिन भारत सही समय का इंतजार कर रहा है, जिस दिन सही समय आएगा उसी दिन क्या हो जाएगा, हमारा अपना जो POK है वो हमें वापस आने वाला है। अभी मतलब भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि आगे चल करके शायद हो सकता है कि हम लोग वहाँ पर अपना जो भी हमारा भूभाग है उसे हम वापस ले लें। तो वो स्थिति है। तो ये अपना भूभाग बचा नहीं पाए, ठीक है। ये बांग्लादेश बन गया इस तरीके से। तो ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो पाकिस्तान है, अब वो कौन सा पाकिस्तान रह गया है दोस्तों, तो केवल और केवल पश्चिमी पाकिस्तान रह गया है। पूर्वी पाकिस्तान जो था वो वर्तमान बांग्लादेश एक नया देश बन गया है, यानी कि भारत का पोता हो गया है। भारत का बेटा कौन है, पाकिस्तान है, और पाकिस्तान से कौन बना है, बांग्लादेश बना है। तो भारत का मतलब पोता या नाती कौन हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, जिसको बनाने में किसका सहयोग था, तो भारत का ही सहयोग था। कहा जाता है कि जब बांग्लादेश बना था ना उस समय मतलब पाकिस्तान की 93,000 जो सेना थी उसने भारत के समक्ष सरेंडर कर दिया था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है कि दुनिया की आज तक इतनी बड़ी सेना ने सरेंडर नहीं किया होगा जितनी कि भारत के सामने सरेंडर किया था। ये भी इतिहास बन गया है, ठीक है। पाकिस्तान को मतलब ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। ये हो जाता है तो वो स्थिति यहाँ बन के आ जाती है। अब लोग बात करते हैं हम पश्चिमी पाकिस्तान की। तो दोस्तों जो पश्चिमी पाकिस्तान है, जो कि वर्तमान हम सिर्फ पाकिस्तान का ऐसा नाम लेंगे, तो केवल हम पाकिस्तान को हमें अध्ययन करना है। तो समझो दोस्तों क्या है यहाँ पे, तो केवल अब वही मैप हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा। समझते हैं, थोड़ा सा हम देखेंगे। ये हमारा प्यारा भारत का मैप है, लगो ये मान लेते, ठीक है। अब यहाँ से बगल से हम लगाएंगे ऐसे, ये क्या है, पाकिस्तान हो जाएगा, ये इसके ऊपर अफगानिस्तान हो जाएगा। तो समझो देखो दोस्तों, तो बांग्लादेश के संबंध में जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आ जाएगा, वो उसे देखेंगे बाद में। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान जो था वो पूर्वी बंगाल था। पूर्वी बंगाल कब हुआ, 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन करके, ठीक है। और उसके बाद 1947 में ये पूर्वी पाकिस्तान बना और 1971 में यह क्या बन गया था, बांग्लादेश बन गया था। इसकी 3 सन हैं, तो उनको जिनको आपको ध्यान रखना है। अब हम पश्चिमी पाकिस्तान की दोस्तों बात करते हैं। पश्चिमी पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान क्या हो जाएगा, केवल पाकिस्तान का हम लोग बात करेंगे। तो पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान में जो वर्तमान में जो प्रांत हैं दोस्तों कितने हैं, 8 प्रांत हैं।
अब इन 8 प्रांतों को मैप पे देखो। अब थोड़ा सा 8 की जगह जब 4-5 प्रांत हम मेन रखेंगे, मतलब 4 प्रांत इसके मुख्य प्रांत हैं और बाकी जो 4 प्रांत हैं वो केंद्र सरकार के अधीन मतलब कार्यरत हैं, इस तरह से रहते हैं। तो हम केवल क्या करते हैं 4 या 5 प्रांतों को भी फर्क देखेंगे। ठीक है, देखो अगर मैं आपसे बोलूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो प्रांत है दोस्तों वो कौन सा प्रांत है, तो सबसे बड़ा प्रांत इसका जो है कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला प्रांत हो जाएगा। इस प्रांत का जो नाम है वो क्या हो जाएगा, बलूचिस्तान हो जाएगा। तो पाकिस्तान में टोटल प्रांत तो एक नंबर लगा दे रहा हूँ, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान ये पाकिस्तान का एक प्रांत हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम देखो दोस्तों ये वाला जो प्रांत है इसका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, इसे तो हम 2 नंबर देंगे, इसे हम बोलेंगे सिंध प्रांत। क्या बोलेंगे, सिंध प्रांत। तो ये सिंध प्रांत हो जाएगा। इसके जस्ट ऊपर यदि आप देखोगे दोस्तों तो ये वाला जो प्रांत है ना, थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं और इसको और बनाओ। ठीक है, ये हो जाएगा ये वाला जो प्रांत है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो सिंध प्रांत हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक तुम बनाओगे तो ये 3 नंबर प्रांत लगा दो। इस 3 नंबर प्रांत को हम बोलेंगे पंजाब प्रांत। जिस तरह से भारत में एक प्रांत है पंजाब, उसी तरह से पाकिस्तान में भी पंजाब है, ये आपको ध्यान रखना है, पंजाब प्रांत हो जाएगा। इसके अलावा बात यह है इसके ऊपर 4 नंबर का प्रांत देखोगे तो 4 नंबर प्रांत बोलते हैं, इसे बोलते हैं खैबर पख्तूनख्वा। क्या बोलेंगे, खैबर पख्तूनख्वा। पख्तूनख्वा पख्तूनख्वा। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा यानी इसी के नाम पर खैबर दर्रा का नाम है। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा, जो खैबर पख्तूनख्वा में ही खैबर दर्रा है। ठीक है, ये 4 नंबर। अब दोस्तों देखो ये वाला जो एरिया है, अगर तुम थोड़ा ध्यान दोगे ये एरिया जो है ना पीओके है। अब इस पीओके को थोड़ा समझने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आपको ये हम मान ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये चूंकि भारत इधर टच है, यहाँ पर हम इसे भारत टच है, टच करना पड़ेगा इसी हिसाब से, ऐसे मान ले रहे हैं। तो देखो इसमें ये पूरा कंप्लीट तो पीओके एरिया है। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि मैं यहाँ पर 5 नंबर लगा रहा हूँ पीओके। अब इस पीओके में जो दोस्तों जो है ना कई सारे राज्य हैं। ठीक है, 3 राज्य हम यहाँ बना लेंगे, 3 या 2 राज्य बना लीजिएगा। देखो एक तो राज्य, 3 राज्य बना लो, 3 राज्य यहाँ बन जाएंगे। ठीक है, एक जो सबसे ऊपरी तरफ एक राज्य बनेगा ये वाला, इस राज्य का नाम दोस्तों क्या है, बाल्टिस्तान है। बाल्टिस्तान हो जाएगा ऊपर की तरफ। और ये वाला जो प्रांत बनेगा ये वाला, मतलब आप इसी को ले लो, पीओके जो लिखा हुआ है, इसे बोलो गिलगिट। ये गिलगिट प्रांत है। और इसके जस्ट नीचे जैसे ही आओगे तो इसका नाम है आज़ाद कश्मीर। तो आज़ाद जो कश्मीर है दोस्तों, आज़ाद कश्मीर। ठीक है, ये आज़ाद कश्मीर है। ये 3 प्रांत हमें लगा सकते हैं, ये बन जाएगा। तो देखो क्या करते हैं धीरे धीरे करके आप देखिएगा। मुख्य रूप से देखो इसके 4 प्रांत हमें दिख रहे हैं। वैसे टोटल प्रांतों की संख्या कितनी है, 8 है, ध्यान रखना 8, जिनमें से हमें 4 को ध्यान रखना है ना। जैसे गली मोहल्ला नहीं पढ़ना, हमको केवल उतना पढ़ना जो हमारे पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो उसी के हिसाब से क्या जो डाटा है हमें वो लर्न करना है। तो देखो समझो, तो जो बलूचिस्तान है दोस्तों, बलूचिस्तान इसका सबसे बड़ा प्रांत है, सबसे बड़ा प्रांत है, ये आपको ध्यान रखना है। बलूचिस्तान की दोस्तों राजधानी है वो क्या, क्वेटा है। ये आपको मेंशन करना कहीं पर भी, बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है। यानी क्वेटा जो है ये इसकी सबसे बड़ी सबसे बड़ा प्रांत कौन सा, बलूचिस्तान है, जिसकी राजधानी क्या है, मतलब क्वेटा है। यह जो प्रांत है दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये आज़ादी की मांग कर रहा है। यह एक विद्रोही राज्य है इसका। यानी आपसे बोलूँ पाकिस्तान में जो विद्रोही राज्य है, यानी पाकिस्तान का विद्रोही राज्य कौन सा है, बलूचिस्तान है। ये जो है ना पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहता है, ये अलग अपना देश बनाना चाहता है बलूचिस्तान। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा, इन्होंने बांग्लादेश तो खो दिया, यानी पूरी पाकिस्तान को खो दिया। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि पाकिस्तान के अगर हालात और ख़राब होते हैं तो ये जो बलूचिस्तान है ये अलग देश ही बन जाए। ध्यान रखना, देखना आप इसको। तो बलूचिस्तान में क्या है, विद्रोह होता रहता है और ये लोग आज़ादी की मांग करते रहते हैं। उसका रीजन क्या है बताऊँगा, आगे हो जाएगा। बलूचिस्तान के पास में ही अगर तुम देखो जब नीचे की तरफ देखोगे तो एक जगह है ग्वादर बंदरगाह। क्या है, ग्वादर। तो यहाँ पर एक ग्वादर सी पोर्ट है। ठीक है, ग्वादर, ये ग्वादर जो सी पोर्ट है दोस्तों बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान नीचे पड़ जाएगा। ठीक है भैया, इस ग्वादर जो सी पोर्ट है, इस ग्वादर सी पोर्ट को किसने विकसित किया है, तो चाइना ने विकसित किया है। इसका प्रयोग भी कौन करता है, चाइना ही करता है। चाइना ने क्या किया है पता है, चाइना ने मतलब यहाँ से एक सड़क बनाई है, यहाँ से मतलब कारगिल है, कारगिल के घर पड़ जाएगा, ये हो जाएगा सियाचिन। तो सियाचिन से लेकर के पाकिस्तान के इन सभी प्रांतों से होकर के ये सड़क जा रही है दोस्तों। ये सड़क कहाँ तक जा रही है, ग्वादर तक। इस सड़क को हम बोलते हैं CPEC। क्या बोलते हैं, CPEC सड़क कहते हैं। तो मैं आपसे बोलूँ
कि पाकिस्तान में जो मुख्य सड़क जो भी बन रही है, जिसका निर्माण मतलब कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है, इसको हम बोलेंगे CPEC सड़क बोलेंगे। नीचे कहीं मेंशन कर दे रहा हूँ इसको, देखो CPEC। CPEC का मतलब क्या होता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक्स कॉरिडोर। रिपीट कर रहा हूँ फिर से, देखो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक्स कॉरिडोर, CPEC ये सड़क है, CPEC। इसी को फुल फॉर्म ये हो गया। कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों ये, तो ये सियाचिन से लेकर के ग्वादर तक है, सियाचिन से ग्वादर तक। अब इसका जो बलूचिस्तान वाले लोग हैं वो बहुत विरोध करते हैं, क्योंकि ये जो चाइना वाले हैं वो क्या करते हैं, पहले किसी देश में जाएंगे, विकास करेंगे उस देश का, फिर उस देश पर क्या कर लेते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था को चौपट कर देते हैं और फिर उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। इस तरह से करते हैं। जैसे अभी तुमने देखा श्रीलंका में यही हुआ था। श्रीलंका के जो भी उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने निवेश करवाया इससे, चाइना से कर्ज लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसका कर्ज चुका नहीं पाए, तो फिर क्या हो गया, वो सरकार गिर गई, है ना, बुरी तरह से क्या हो गया, कोलैप्स कर गया। वो कौन कर गया, श्रीलंका। उसी तरह से पाकिस्तान भी अभी वर्तमान में देखा जाए तो इसी पाकिस्तान की भी यही कंडीशन बन रही है लगभग। तो CPEC जो सड़क है दोस्तों, वो अगर आप देखोगे तो वो क्या है, तो ध्यान रखना है, वो CPEC जो है वो सियाचिन से लेकर के कहाँ तक हो जाएगी, ग्वादर बंदरगाह तक हो जाएगी। यानी कि ये CPEC सड़क का निर्माण क्यों कर रहा है, तो उसका केवल वही है कि भारत को क्या करना है, घेरना है। जैसे नीचे इसने हम्बनटोटा बंदरगाह लिया है। अगर हम बात करें बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह भी इसने विकसित कर रहा है। तो चौबुद्दी क्या कर रहा है, भारत को घेरना चाहता है। ऊपर तो वो है ही है, चाइना जो है उत्तर पूर्वी तरफ तो वो खुद ही अवस्थित है ना। इसके अलावा देखा जाए पश्चिम की तरफ ये यहाँ से नज़र रखना चाहता है भारत पर। और दूसरा इसका व्यापार जो होता है वो हिंद महासागर से होते हुए जाता है, मान लो मलक्का स्टेट वगैरह से होकर के निकलता है। तो ये बाईपास करना चाहता है कि इधर से अफ्रीका महाद्वीप है या यूरोप महाद्वीप से यदि कोई भी इसका व्यापार होता है तो ग्वादर बंदरगाह पर वो अपना सामान यहाँ उतारेगा और यहाँ से सड़क मार्ग के द्वारा क्या हो जाए, ये चाइना में चला जाएगा। इस तरह से उसका सोच है। इसी के लिए क्या किया है इसने, इसी के लिए CPEC सड़क का निर्माण कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस तरह से ही रहता है। तो बलूचिस्तान के लोग जो है ना, इसका CPEC का खासकर ज़्यादा विरोध करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, सिंध प्रांत यही है। हमारा जो राष्ट्रीय गाना जन गण मन, उसमें सिंध गुजरात मराठा, तो सिंध गुजरात मराठा जो है ना, सिंध गुजरात मराठा, तो ये सिंध जो है ना एक्चुअली में हमारा जो राष्ट्रीय गान है उसमें ये सिंध जो पाकिस्तान में चला गया है। इन फ्यूचर हो सकता है कि भारत सरकार का भी क्या करे, इसे सिंध को हमारा अपना जो राष्ट्रीय गान है वो पूरा ही हो जाए, इसे ले ले तो ठीक है। तो आगे चल कर शायद हो सकता है, देखते हैं क्या होगा आगे चल कर वो मिलेगा। तो सिंध प्रांत है दोस्तों, इस सिंध प्रांत की जो राजधानी है वो कराची, क्या राजधानी है, कराची राजधानी है। कराची जो है वो नीचे बढ़ती है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना। यानी ये सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत के नीचे की तरफ जैसे हम आएंगे तो क्या हो जाएगा, कराची हो जाएगा। तो सिंध प्रांत की राजधानी क्या हो जाएगी, कराची हो जाएगी, ध्यान रखना। अब कराची के बारे में 2-3 प्रश्न बनेंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है, कराची सिंध प्रांत की राजधानी भी है, कराची एक बंदरगाह भी है ना, ध्यान रखना। तो ये तीनों अब प्रश्न यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर, ठीक है, और ये बंदरगाह भी है, क्या है, बंदरगाह भी है। तो बंदरगाह भी है कराची और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है, दोनों आपको मेंशन करके रखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा। कराची जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह का प्रयोग कौन करता है, पाकिस्तान करता है। इस बंदरगाह को किसने विकसित किया है, पाकिस्तान ने किया है। तो हम दोनों को रिलेट करके सबसे देख लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये किसकी राजधानी है, तो सिंध प्रांत की राजधानी है कराची। इस दैट क्लियर, ये हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, इसके बाद पंजाब प्रांत है। अब इस पंजाब प्रांत को देखो तो ये 3 नंबर पंजाब प्रांत कराया है मैंने, 3 नंबर। अब 3 नंबर पंजाब प्रांत है, तो पंजाब प्रांत की राजधानी है लाहौर, क्या है, लाहौर। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी का नाम क्या हो जाएगा, लाहौर हो जाएगा। तो लाहौर ये है। लाहौर से जस्ट सामने ही क्या है, अमृतसर है। हमारे मतलब भारत के पंजाब प्रांत का लाहौर जो शहर, मतलब अमृतसर शहर जो है, तो वो कहाँ है, ये है। इसके सामने ही जस्ट क्या हो जाएगा, लाहौर हो जाएगा, ठीक है। तो लाहौर ये बन जाएगा। तो वो लाहौर राजधानी जो किसकी हो जाएगी, वो पंजाब प्रांत की राजधानी, ध्यान रखना। जबकि खैबर पख्तूनिया है, खैबर पख्तूनिया की जो राजधानी है वो पेशावर, क्या है, पेशावर है। या बताना क्या हो जाएगा, पेशावर। पेशावर को हम गैर मतलब हथियार जो होते हैं ना, तो हम बोले आतंकवाद की फैक्ट्री, अगर किसी को बोला जाए आतंकवादी की फैक्ट्री किसे बोलते हैं, पेशावर को कहते हैं। जहाँ पर इलीगल जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं हथियारों से संबंधित, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा यही होती है पेशावर में। तो हम कहते हैं खैबर पख्तूनिया जो है उसी के अंतर्गत ये आ जाएगा, पेशावर, ये हो जाएगा। और तुमने कुछ समय पहले देखा हो पेशावर में क्या हुआ था, एक स्कूल था
तो उसमें आतंकवादियों ने क्या किया था, बम फोड़ दिया था, इसमें बहुत सारे बच्चे मारे गए थे। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर हो जाएगी। अब पीओके की बात करते हैं, तो पीओके की जो राजधानी है दोस्तों वो है मुजफ्फराबाद। क्या हो जाएगी, मुजफ्फराबाद। तो पीओके की राजधानी का नाम क्या है, मुजफ्फराबाद। तो मुजफ्फरा जो बाद है दोस्तों वो इस तरफ यहाँ पड़ जाएगा, ये मुजफ्फराबाद है। मतलब पूरा अगर तुम देखो तो ये गिलगिट तो ऊपर पड़ेगा, गिलगिट इधर नीचे देखेंगे ये बाल्टिस्तान है। क्या है, बाल्टिस्तान। तो आप देखो मुजफ्फराबाद जो है ये क्या है, तो ये भी आतंकवादियों का अड्डा है, और ये भी आतंकवादियों का इलीगल रूप से जो हथियार होते हैं उनका अड्डा कौन है, इलीगल रूप से गैर कानूनी हथियारों का जगीरा या बाजार कैसे कहते हैं, पेशावर को कहते हैं। जबकि आतंकवादियों का अड्डा कैसे कहेंगे, मुजफ्फराबाद को कहेंगे। ये लोग भारत में जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो यहीं से करते हैं, इधर इस तरफ। ठीक है, ये हो जाएगा। क्योंकि हमारा जैसे कारगिल वगैरह यहीं पड़ जाएगा, ये यहीं पर करते रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये बन जाएगा। तो मुजफ्फराबाद जो है ना किसकी राजधानी है, तो पीओके की हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये तो हमने क्या की है, इनके कुछ प्रांतों को हमने देखा। ठीक है, अब इन्हीं प्रांतों में दोस्तों कुछ जगह हैं, उन्हें हम चिन्हित करते हैं और करते चले जा रहे हैं। देखो जैसे यहाँ पर 3-4 जगह यहाँ ले रहा हूँ मैं आपके सामने। जैसे इतिहास में तुमने पढ़ा होगा, देखा होगा। तो देखो एक तो जगह यहाँ पर ऊपर लेता तक्षशिला, तक्षशिला जगह है। ठीक है, तक्षशिला। जैसे मैं आपसे बोलूँ पाकिस्तान की राजधानी पाकिस्तान के किस प्रांत के अंतर्गत आएगी, तो पंजाब प्रांत में आएगी। यहाँ इस्लामाबाद यहीं पड़ जाएगा कहीं। ठीक है, ये हो जाएगा इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद के थोड़ा इधर सामने की तरफ पड़ेगा तक्षशिला। तक्षशिला ये विश्वविद्यालय था, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत के ये दो है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय थे। वर्तमान में देखा जाए जैसे अगर हम कहेंगे तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है ना। तो ये सभी के सभी क्या है, अभी इंटरनेशनल विश्वविद्यालय के हिसाब से है। उसी तरह से उस समय क्या था, तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय भारत में थे। तो नालंदा तो बिहार के गया जिले में है, जबकि तक्षशिला कहाँ था, तो तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी वर्तमान में जगह है, वहीं पर है। खंडर बन गया वर्तमान में। तो तक्षशिला की जो तक्षशिला था, इस तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, राजा तक्ष ने बनाया था इसको। ठीक है, ये हो जाएगा, ये तक्षशिला हो जाएगा। अब तक्षशिला के पास में ही है अबोटाबाद। अबोटाबाद जो अबोटाबाद है, ठीक है, ये 2-3 अब नाम यहाँ पर मेंशन करूँगा। ठीक है, पहला मैंने आपको क्या बताया, ऊपर लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ लिख दो। हम पंजाब प्रांत में जो जगह है पहले उन्हें हम खत्म करते हैं। ठीक है, पंजाब में, तो पंजाब में क्या क्या जगह है, तो मैंने बताया आपको तक्षशिला। तक्षशिला प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। पंजाब प्रांत में क्या, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, इस्लामाबाद भी क्या है, इसकी राजधानी है पाकिस्तान की। इसके अलावा दोस्तों अबोटाबाद। अबोटाबाद, अबोटाबाद को आप जानते होंगे। अबोटाबाद जो था, इसी में दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी मोहम्मद बिन लादेन जो था अमेरिका की फौज के द्वारा मारा गया था। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी था मोहम्मद बिन लादेन कहाँ मारा गया था, अबोटाबाद में। इसके अलावा दोस्तों बात किया है तो थोड़ा सा हम नीचे और आएंगे तो तुमने देखा होगा रावी नदी के तट पर एक जगह हड़प्पा। क्या है, हड़प्पा। तो हड़प्पा भी दोस्तों कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है हड़प्पा, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी धारणा यही मेंशन कर लेना है। 1 नंबर जैसे जगह में मेंशन करूँ तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे कर लो। तो 1 नंबर क्या दिया, तक्षशिला। 2 नंबर ये दिया, ठीक है। 3 नंबर ये मान लो, 4 नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात किया है तो ये क्या हो जाएगा, लाहौर हो जाएगा। तो लाहौर भी कहाँ पड़ेगा दोस्तों, तो इसकी तो राजधानी लाहौर हो गई। इस्लामाबाद पूरे देश की राजधानी है, जबकि इस प्रांत की राजधानी का नाम क्या हो जाएगा, लाहौर हो जाएगा। इसके अलावा बात किया है दोस्तों तो ननकाना साहिब। ननकाना साहिब जो कि पाकिस्तान के तलवंडी ज़िले में है। तलवंडी जो ज़िला है यानी पंजाब प्रांत का, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत का एक ज़िला है तलवंडी, और उस तलवंडी में क्या पड़ेगा, ननकाना साहिब पड़ेगा। ननकाना साहिब में क्या हुआ था, ननकाना साहिब में अगर तुम देखोगे तो गुरु नानक जो थे उनका जन्म हुआ था। ठीक है, गुरु नानक जो है वो कौन है, तो गुरु नानक जो है वो सिख धर्म के संस्थापक हैं। कौन है, सिख धर्म के संस्थापक हुए गुरु नानक। तो गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है। तो गुरु नानक जी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ है, तो वो हुआ है ननकाना साहिब में। ये जन्म दोस्तों कब हुआ था, तो 15 अप्रैल 1469 को। ये जन्म कब हुआ है, 15 अप्रैल 1469 को। 15 अप्रैल 1469 को क्या हुआ, ये जन्म हुआ था, ध्यान रखना है, गुरु नानक जी का, जो कि सिख धर्म के संस्थापक हैं इसमें। ठीक है, ध्यान रखिए, ये हो जाएगा। तो ये ननकाना साहिब को भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि सिख धर्म के संस्थापक का जन्म अगर तुम देखो तो पाकिस्तान में ये जगह पहुंच गई है।
हालांकि बंटवारे से पहले ये क्या था, हमारा हिस्सा ही था, उसके हिसाब से हम रिलेट कर लेंगे, इसको बन जाएगा। तो इतना हम पाकिस्तान के संबंध में देख लेंगे। आई होप ये स्पष्ट हुआ आपको, क्लियर यहाँ तक होगा। अब दोस्तों जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो अब आगे तुम देखोगे तो और भी हम जगह मिलेगी ये वाली, यानी कि ये जो प्रांत है इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिंध प्रांत। अब सिंध प्रांत में क्या कुछ जगह हैं, तो सिंध प्रांत में जगह है। सिंध प्रांत में दोस्तों कौन कौन सी जगह हैं, तो उनके बारे में भी आप क्या करिएगा, जान लीजिएगा, ठीक है। तो सिंध प्रांत में देखो खास करके एक जगह हमें ध्यान रखनी है, दो जगह ध्यान रख लीजिएगा। एक तो जकोबाबाद, जकोबाबाद, ये जकोबाबाद ऊपर पड़ेगा, जकोबाबाद नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, जकोबाबाद, जकोबाबाद। अब ये बात कर रहे हैं हम सिंध प्रांत की, किसकी बात कर रहे हैं, सिंध की। तो सिंध प्रांत में जकोबाबाद जगह है, ये जकोबाबाद जगह है, इसके संबंध में क्या विशेषता है, तो दोस्तों इसकी जो विशेषता वो ये है, ये दुनिया का सेकंड गर्म स्थल है, दुनिया का सेकंड गर्म स्थल कौन सा है, तो वो हो जाएगा जकोबाबाद। कौन सा हो जाएगा, जकोबाबाद हो जाएगा दुनिया का सेकंड गर्म स्थल। इसका जो टेम्परेचर है दोस्तों कितना रहा है, तो लगभग 56 डिग्री सेल्सियस रहा है। हालांकि दुनिया का सबसे ज़्यादा गर्म स्थल कौन सा है, तो अल अजीजिया, क्या हो जाएगा, अल अजीजिया। दुनिया का सबसे गर्म स्थल कौन सा, अल अजीजिया, अल अजीजिया हो जाएगा। अल अजीजिया जो दोस्तों है वो लीबिया देश में पड़ता है, और लीबिया देश जो है वो कहाँ पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है लीबिया। अल अजीजिया का जो टेम्परेचर है दोस्तों ये कितना मेंशन किया गया, 59 डिग्री सेल्सियस किया गया, ध्यान रखना, अल अजीजिया, ठीक है, ध्यान रखिए, ये हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर दर्ज किया है वो ये हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर कौन है, जकोबाबाद है। कौन सा है, जकोबाबाद। तो जकोबाबाद कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है, सिंध प्रांत के उत्तर की तरफ आ जाएगा, उत्तर पूर्व की तरफ, ठीक है, ये हो जाएगा। दोस्तों बात की जाए, इसी में हम आगे बढ़ेंगे, तो ये जो नदी है सिंध नदी को हम नीचे लेके आएंगे। तो जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये तो यहाँ पर नोट में कर लेना। अब दूसरा हमें रखना है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो है वो भी कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ेगा, जो कि सिंध नदी की तरफ पर स्थित है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही हम मान ले रहे हैं, ये हो जाएगा सिंध नदी की तरफ पर हो जाएगा, इसे कर लेना। इसके अलावा तीसरा मैंने वो बता दिया है, कराची, जिसकी राजधानी है कराची। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर ही है, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर का नाम क्या है, कराची हो जाएगा, इसे कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए तो यहाँ पे एक जगह है मुल्तान, मतलब पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत के बॉर्डर पर मान लीजिएगा, ये सब बॉर्डर पर एक जगह है मुल्तान, जगह नाम क्या है, मुल्तान। मुल्तान जो जगह है पाकिस्तान में वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपसे प्रश्न पूछ लेगा। तो मुल्तान जो है दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। यानी पाकिस्तान का बहुत जगह जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए, ठीक है। तो चीनी मिट्टी के जो बर्तनों के उद्योग हैं वो सर्वाधिक कहाँ पर है, तो मुल्तान नामक जगह पर है, ऐसे भी आपको रिलेट कर लेना है। और मुल्तान जो है वो पाकिस्तान सिंध के मध्य में पड़ जाएगा, ये ध्यान रखना, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हमने क्या किया, ये हमने देखा इसके अंदर का, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान में और विशेष क्या हो सकता है उसे हम समझते हैं, ठीक है। तो देखो समझो, तो देखो हम भारत के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से पाकिस्तान को थोड़ा समझ लेते हैं, तो उसे और देख लीजिएगा, ठीक है। देखो क्या क्या विशेष बनेगा, फिर इसका जो स्टैटिक है वो भी लिखवा दूंगा मैं आपको, तो उसे कर लेना है। बाकी आपको ये स्पष्ट हुआ होगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, तो ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, एक बार में समझ नहीं है दूसरी बार वीडियो देखो और देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। और अगर मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा क्या क्या दिक्कत कहाँ कहाँ आपको उठानी पड़ रही है, ठीक है, तो उसे आप देख लेना है। तो दोस्तों देखो ये हमारा प्यारा भारत है, ऐसे हमें मैप बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये भारत है, ठीक है। अब इसी के बगल में कौन है, ये पाकिस्तान है, ये कौन हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। इसी के ऊपर क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक है। इतना सी कहानी है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, है ना, भारत यानी पाकिस्तान भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, ये देखना है। तो भारत के हिसाब से पाकिस्तान के संबंध में अध्ययन करना है, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल सकते हो, पाकिस्तान भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, ये हमारी हेडिंग है। तो समझो दोस्तों इसको, भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहला प्रश्न मेरे सामने यही है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा है, तो एक नंबर देखो, एक नंबर हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें, जब पाकिस्तान अलग हुआ था हम लोगों से, तो भारत पाकिस्तान की सीमा का नाम क्या है, जब अलग हुआ था। तो भारत पाकिस्तान सीमा जो है दोस्तों
अगर तुम देखोगे तो लगभग 3300 किलोमीटर ये भारत पाकिस्तान में सीमा रहती है। कितनी रहती है? 3300 किलोमीटर। इसका जो डाटा एक्चुअल में है वो कितना हो जाएगा? 3323 किलोमीटर है। ठीक है, भारत पाकिस्तान में सीमा जो रहती है। अब भारत पाकिस्तान में दोस्तों सीमा जो है ना वो 3 तरह से लग रही है। 3 सीमाएं ध्यान रखना भारत पाकिस्तान के मध्य में। ये परीक्षा के दृष्टि से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अब तक का जो हम पढ़ा रहे हैं उसके साथ, क्योंकि जो भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वो भारत के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से ही बनते हैं। तो 3 सीमाएं हैं। 3 सीमा दोस्तों कौन कौन सी, उन्हें आप देखो पहले। ये 3 सीमाएं दोस्तों अगर देखोगे तो जो एक सीमा है आपकी, देखो ये वाली सीमा है, यहाँ से यहाँ तक, ये वाली लगभग 90 किलोमीटर की सीमा होती है। इसे बोलते हैं सर क्रीक सीमा। सर क्रीक, इसे क्या बोलेंगे? सर क्रीक। इसके बाद दोस्तों बात करोगे अब यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा घूमते हुए हम जाएंगे ये वाला। इस सीमा का जो नाम है दोस्तों यहाँ तक, ठीक है, इस सीमा का नाम, इसे बोलेंगे रेड क्लिफ सीमा। इसे क्या नाम देंगे? रेड क्लिफ सीमा देंगे। अब दोस्तों देखो यहाँ से अगर तुम थोड़ा आगे बढ़ाओगे, ये वाली जो सीमा है मैं इसे वो अलग कलर से कर दे रहा हूँ, जो POK से बनती हुई जा रही है ये वाली, इसे बोलते हैं LOC। क्या बोलेंगे? LOC कह देंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। तो LOC जो है वो यहाँ हो जाएगी। तो भारत पाकिस्तान के मध्य में 3 सीमाएं निर्धारित हैं, ध्यान रखना, केवल एक नहीं 3 सीमाएं हैं। तो सरकरी की जो सीमा है दोस्तों ये 1947 से विवादित है। जब भारत पाकिस्तान के मध्य में सीमा का बंटवारा हुआ था तो ये इस सीमा का बंटवारा की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? तो दी गई थी एक अंग्रेज था रेड क्लिफ, उसे दी गई थी। इस रेड क्लिफ ने क्या किया कि ये आया, इसने मैप लिया, ये इसने यहाँ पर समीक्षा वगैरह कुछ नहीं की थी, बस इसने मैप लिया। मैप में इसने ये देखा कि जहाँ जहाँ पर थाने दिए गए हैं, जो भी थाने दिए गए हैं, जैसे मान लो अभी ये मैंने सीधी देखा रखी है सीमा, हालांकि तिरछी थोड़ा बहुत इधर उधर है, तो जहाँ थाने दिए गए उन्हीं को पॉइंट आउट कर लिया इसने। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूँ कि जैसे मान लो एक ये थाना यहाँ पर गया, एक थाना यहाँ है, ये थाना है, ये ऐसे ऐसे ये थाने हैं, ऐसे थाने थे, ठीक है, जो कोतवाली होती है वो। इन्होंने इस कोतवाली को ड्रॉ करते हुए इसने क्या कर दिया? भारत पाकिस्तान की सीमा बना दी और कह दिया कि यही तुम्हारी क्या है? सीमा रेखा है। अब जो इसके इधर आ रहा है वो पाकिस्तान है और जो इसके इधर आ रहा है वो हिंदुस्तान है, यानी कि भारत हो जाएगा। तो ऐसे करके क्या हुआ, इस रेड क्लिफ ने क्या कर दिया है? सीमा का निर्धारित किया था। भारत की सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ ही लगती है। तो रेड क्लिफ जहाँ से सीमा बंटवारा हुआ रेड क्लिफ का, तो वहाँ पर हमारा कोई विवाद नहीं है, ध्यान रखना। मैं आपसे ये बोलूँ कि सिर्फ इसमें से विवादित सीमा कौन सी है, तो देखो यहाँ ये विवादित नहीं है, यहाँ पर कोई विवाद नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। रेड क्लिफ पर विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, LOC पर विवाद है, ठीक है, ये विवादित है, ठीक है। और सर क्रीक में भी क्या है? विवादित है। सर क्रीक कब खींची गई थी? 1947 में। रेड जो क्लिफ है ये कब खींची गई थी? 1947 में। जबकि LOC जो खींची गई है वो कब खींची गई है? 1948 में। तो जो रेड क्लिफ है इसने जब खींचा है तो रेड क्लिफ सबसे ज़्यादा है। मान लेते हैं ये यहाँ से लेकर के तो यहाँ तक जम्मू कश्मीर तो पूरा माना जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है, ये हो जाएगा। देखिए विवादित जो सर क्रीक है, सर क्रीक क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे दलदली एरिया, इसे बोलते हैं कच्छ का रण, यानी कि सर क्रीक जो जगह है वो कहाँ पड़ती है? कच्छ के रण में। तो पाकिस्तान दावा करता है कि जो मेरी सीमा है वो मैं यहाँ से लूँगा, और भारत कहता है कि हमारी सीमा यहाँ से है। तो भारत अभी कब्जा किए हुए है यहाँ तक, और कब्जा क्या मतलब है, ये भारत का दिखा रहा है वहाँ पर, ये हो जाएगा। ये कंप्लीट क्या है? कच्छ का रण है ना, ध्यान रखना है। तो ये विवादित है यहाँ पर, तो ध्यान रखना। कच्छ का जो रण है या सरकरी की जो सीमा रेखा है वो कहाँ पड़ती है? गुजरात राज्य में पड़ती है। और सरकरी की जो किलोमीटर में जब देखोगे तो 90 किलोमीटर ये सीमा है। कितनी है दोस्तों? 90 किलोमीटर की सीमा रहेगी, ये आपकी धारणा सरकरी वाली जो रहती है। जबकि मैं आपसे बात करूँ दोस्तों 90 किलोमीटर की लगभग सीमा है, इसे एक्चुअल में डाटा लेना 96 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 96 किलोमीटर। जबकि LOC की बात करें दोस्तों तो LOC की सीमा जो है वो 740 है। बाकी जो बचेगी वो रेड क्लिफ में आ जाएगी। जैसे 3333 किलोमीटर सीमा लगती है टोटल, उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो सरकरी की ये वाली लग गई ना, ये सरकरी है, सरकरी के यहाँ तक बस ये विवादित है यहाँ पर। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा क्या रेड क्लिफ है। तो रेड क्लिफ सबसे लंबी सीमा है पाकिस्तान के साथ में। इसके अलावा अब ये वाली जो सीमा आपको दिख रही है इसका नाम LOC है। क्या है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है कितना किलोमीटर लगती है दोस्तों? 740 किलोमीटर लगती है। और ये विवादित है, 1948 में खींची गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी विवादित है 1948 से, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान विभाजित हुए थे तो उस समय अंग्रेज क्या कर रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसा कारनामा किया था
जिससे कि जम्मू कश्मीर जो हमारा राज्य था वो भी कह रहा था कि हम भी अलग देश बनेंगे। तो जम्मू कश्मीर के उस समय राजा हरी सिंह थे, तो राजा हरी सिंह ने उस समय क्या किया था, बोला था कि हम विलय पत्र पर साइन नहीं करेंगे, हम ना तो पाकिस्तान में शामिल होंगे और ना ही हिंदुस्तान में शामिल होंगे। तो उसके हिसाब से हरी सिंह क्या हो गए, 1947 में अलग स्वतंत्र देश बना लिए थे, और उसका उनका प्रधानमंत्री जो थे वो शेख अब्दुल्ला बन गए थे। तो इस तरह से यहाँ पर बन गया था। लेकिन क्या हुआ था उसी समय 1947 में कुछ समय बाद पाकिस्तान की तरफ से क्या कर दिया गया, इधर आतंकवादी भेज दिए गए, और जो POK वाला एरिया है उसे क्या कर दिया, यहाँ पर मतलब आक्रमण किया। तो यहाँ की जो जनता थी जो कश्मीर की वो त्राही त्राही हो गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो राजा हरी सिंह ने फिर भारत में विलय पत्र पर साइन कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, फिर भारत सरकार ने क्या किया, मतलब आक्रमण किया तो क्या हुआ, जो LOC था, LOC जैसे पहले ही दिन जैसे सेना जाती है और पाकिस्तान की सेना को या पाकिस्तान के आतंकवादियों को यहाँ रोक देती है, तो यही जो सीमा है वो LOC बनाई रखी है आज वर्तमान में। लोग मानते हैं ये पाकिस्तान वाले LOC। तो भारत कहता है कि जो LOC के इस तरफ POK है ये हमारा है, जबकि पाकिस्तान कहता है कि LOC के इस तरफ जो कश्मीर है वो क्या है, वो हमारा है। तो दोनों के बीच भी विवादित है, इसलिए ये होता रहता है। और जो POK है उसकी राजधानी क्या है, मुजफ्फराबाद है। तो मुजफ्फराबाद से ये इलीगली गतिविधियाँ करते रहते हैं इस कश्मीर के अंतर्गत और लद्दाख के अंतर्गत, ये चीज़ चलती रहती है। तो वो चीज़ सब जो है ना वो यहीं पर ही है। तो LOC जो विवादित है और रेड क्लिफ विवादित नहीं है, और सर क्रीक विवादित है। ध्यान रखना, सर क्रीक की जो सीमा रेखा है दोस्तों वो कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है, जबकि LOC कहाँ पड़ जाएगी, तो LOC जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है। इधर POK वाले एरिया में हो जाएगी, ये कर लेना है, ठीक है। ये घटना 1948 की, तो 1948 में इन्होंने ये कर रखा है, ठीक है, ये सीमा हो गई। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए भारत और पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में, तो और क्या विशेष बनेगा दोस्तों, तो देखो समझो यहाँ पर और विशेष ये बन जाएगा कि जो आपके सामने ये आपको दिख रहा है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक भारत के कितने राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा लगाएंगे, कितने राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा लगाएंगे, ये आप कर लेना। देखो एक राज्य तो हमारे सामने ये हो जाएगा गुजरात, और एक ये क्या हो जाएगा राजस्थान, एक क्या है पंजाब, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो राज्य तो कितने हो जाएंगे, 3 ही हो जाएंगे, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, यानी 3 राज्य क्या करेंगे, सीमा लगाएंगे। और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो गुजरात सीमा लगाएगा, राजस्थान सीमा लगाता है और पंजाब सीमा लगाएगा। अब 2 केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा आ जाएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यानी कि हम ये कह सकते हैं भारत के लगभग 5 जो राज्य हैं, यानी राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। तो पाकिस्तान की सीमा के संबंध में हमारा ये हो जाएगा, इसके हिसाब से आपको देख लेना है, ठीक है, तो ये होगा। अब दोस्तों इसके अलावा और क्या पाकिस्तान के साथ में हमारा है, तो और हमारा है नदी जल विवाद, ये भी चलता है हमारा, ठीक है। तो एक विवाद और ले लो, नदी जल विवाद को निपटाने के लिए या इसे ख़त्म करने के लिए भारत सरकार ने, यानी उस समय भारत सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री थे उनके मध्य में समझौता हुआ, जिसे समझौते को बोलते हैं सिंधु नदी जल समझौता। क्या बोलते हैं दोस्तों, सिंधु नदी जल समझौता कहते हैं, जल समझौता। तो सिंधु नदी जल समझौता जो है ये 1960 में हुआ है, ठीक, कब हुआ है, 1960 में, ध्यान रखना। अब इसमें देखो क्या है, इसको थोड़ा समझिएगा आप, ठीक है। देखो मैं पहले नदियाँ लिख दे रहा हूँ। सिंधु नदी जल समझौता का मतलब ये है कि टोटल जो नदियाँ वो कितनी बार काउंट कर लो, ठीक है। देखो सिंधु नदी जल समझौता में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, तो मैं आपसे बोलूँगा ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं। एक नदी तो ये हमारे सामने सिंधु हो जाएगी, यानी कि मैं बना दे रहा हूँ आपके सामने, आपको आसानी हो जाएगी। ये सिंधु नदी पाकिस्तान की जीवन रेखा है। अब ऊपर से देखेंगे तो सिंधु के बाद में झेलम नदी है एक, झेलम के बाद में देखोगे दोस्तों चिनाब नदी ले लो, चिनाब है फिर झेलम है, पहले चिनाब लो फिर झेलम हो जाएगी, और फिर रावी नदी है, फिर ये ब्यास नदी है, और फिर सतलज नदी है। हालांकि चिनाब नदी जो है इन सब का जल ले जाकर किस में जाती है, पाकिस्तान में लेके जाती है। तो ये कुछ नदियाँ यहाँ पे देखने को मिल रही हैं आपको। तो एक नदी का नाम क्या है, सिंधु नदी हो जाएगी, सिंधु नदी, ठीक है। दूसरी नदी का नाम क्या है, तो हो जाएगी झेलम नदी, झेलम। तीसरी का नाम क्या हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा, चिनाब। चौथी का नाम रावी हो जाएगा, पाँचवीं का नाम ब्यास हो जाएगा। दोस्तों छठवीं का नाम क्या हो जाएगा, सतलज हो जाएगा, सतलज। तो देखो समझो इस समझौते के तहत क्या हुआ था, सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ, जिसके तहत जो बात की गई थी वो सिंधु नदी और झेलम नदी, यानी सिंधु, झेलम और सतलज, ऊपर की 3 नदियाँ बोलेंगे इसको हम। ये जो आपको नदियाँ दिख रही है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, हम ये ऊपर की नदियाँ बोलेंगे 3 नदियाँ, और ये नीचे की 3 नदियाँ हो जाएंगी। अब
अब थोड़ा सा देखो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ठीक है, ऐसे ध्यान रखो। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर तक हो गए। अब जो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये हो गए। तो क्या किया गया इन्होंने, इन्होंने बोला कि ऊपर की जो 3 नदियाँ हैं, ऊपर की जो 3 नदियाँ हैं, उनका 80% जल का प्रयोग पाकिस्तान करेगा और 20% जल का प्रयोग भारत करेगा। ये एग्रीमेंट किया गया था सिंधु नदी जल समझौता 1960 के तहत। तो ऊपर की 3 नदियाँ 80% जल कौन लेगा, पाकिस्तान, जबकि नीचे की जो 3 नदियाँ हैं, दक्षिण की 3 नदियाँ हैं, इनका यदि हम देखें तो 20% जल का प्रयोग पाकिस्तान करेगा, जबकि यहाँ नीचे की 3 नदियों का 80% जल का प्रयोग भारत करेगा। बस यही जो जल समझौता है वो चलता चला आ रहा है, ये हो जाता है। तो इसी को लेकर क्या है, भारत और पाकिस्तान में तनातनी होती रहती है। तो इसके संबंध में भी क्या विवाद होता रहता है। ये लोग कहते हैं, पाकिस्तान वाले आरोप लगाते हैं कि भारत ने हमारा पानी रोक लिया है, जबकि हम लोग पानी रोकते नहीं हैं, है ना, ये हो जाता है। लेकिन ये लगाते हैं लंचम कि ये ऐसा करते रहते हैं, हालांकि हमारी ऐसी क्रिएटिविटी नहीं है, लेकिन ये लोग करते रहते हैं इस तरह से। तो हम लोग देख सकते हैं, ये तो सीमा संबंधी हमने चर्चा की है, एक नदी जल विवाद संबंधी चर्चा की है पाकिस्तान के साथ में, क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से हम देख सकते हैं पाकिस्तान का जो स्वरूप है उसको, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए तो और क्या विशेष हो सकता है, तो उसको और देख लेते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ आपने और देखी होगी या थोड़ा सा आपने समझा हो, तो भारत पाकिस्तान के मध्य में चलने वाली जो ट्रेन है वो कौन कौन सी है ना, भारत पाकिस्तान के मध्य में चलने वाली ट्रेन है, तो यही मेंशन कर लीजिएगा, भारत व पाकिस्तान के मध्य चलने वाली ट्रेन है। तो देखो 2 ट्रेनें वर्तमान में चलती हैं, कौन कौन सी हैं, तो एक ट्रेन है समझौता एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस। तो समझौता जो एक्सप्रेस है दोस्तों, यह किन 2 देशों के मध्य चलती है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में एक ट्रेन चलती है समझौता एक्सप्रेस। इसके अलावा दोस्तों दूसरी जो ट्रेन है वो कौन सी हो जाएगी, तो थार लिंक एक्सप्रेस, क्या हो जाएगी, थार लिंक एक्सप्रेस। तो थार लिंक एक्सप्रेस भी किन 2 देशों के मध्य चलती है, तो हम लोग जान सकते हैं इसमें, यह भी ट्रेन जो है किसके मध्य चलती है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में ही चलती है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो भारत के हिसाब से 3 बिंदु आपको बता दिए मैंने। पहला बिंदु सीमा संबंधी बताया, दूसरा बिंदु नदी संबंधी बताया, तीसरा बिंदु मतलब बताया आपको ट्रेन संबंधी। ये तीनों प्रश्न तुम्हारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी रहेंगे, विशेष रूप से इनको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन्हें भूलना नहीं है, ये हमारा इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब दोस्तों इसके अलावा यदि बात करें तो और विशेष क्या है, तो इसको भी हम क्या लेते हैं, जान लेते हैं, तब देखिएगा। तो पाकिस्तान में अब कुछ ज़्यादा विशेष नहीं बचा है, बस इसका देखोगे तो फैक्चुअल डाटा रह गया है। तो फैक्चुअल डाटा मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, उसे और देख लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, जो फैक्चुअल डाटा उसको और एक बार देख लीजिएगा। ये कुछ क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ लेना है, इसको और देख लीजिएगा, ठीक है। देखो यदि मैं आपसे बोलूँ विश्व का सबसे ऊंचा, है ना, पोलो का मैदान कहाँ है, तो सांतूर में, सांदूर जो है ये पीओके के अंतर्गत ही पड़ जाता है, सांदूर, ठीक है, बाल्टिस्तान में पड़ जाएगा, ठीक है, लगभग। तो सांदूर जो है कहाँ पड़ जाएगा, पाकिस्तान में पड़ता है सांदूर। विश्व का सबसे ऊंचा पोलो का मैदान है कटास राज मंदिर परिषद, ये पूछा गया प्रश्न है, ये पाकिस्तान में है, कटास राज मंदिर परिषद। इसके अलावा बात किया सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो K2 है जो कि पीओके के अंतर्गत पड़ती है। हालांकि हम भी बोलते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी अप्रत्यक्ष रूप से K2 ही है, लेकिन भारत में कंचनजंगा है, तो वही चीज़ यहाँ देखनी है हमें, ठीक है। तो K2 को बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन नाम देते हैं इसको, गॉडविन ऑस्टिन। तो ये हो जाएगी, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर, कितनी ऊंचाई है, 8611 मीटर है, ध्यान रखना, गॉडविन ऑस्टिन। यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ती है, नेपाल में, जबकि K2 कहाँ पड़ती है, पीओके में। और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, कंचनजंगा, ठीक है, 85-98 मीटर ऊंची है, ये आपको ध्यान रखना, बन जाएगा ये। तो वही है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी, K2। जबकि इसका राष्ट्रीय गान का नाम क्या है, कौमी तराना। जैसे हमारे राष्ट्रीय गान का नाम क्या है, जनगण मन, ठीक है। इनके राष्ट्रीय गान का नाम क्या है, कौमी तराना, कौमी तराना है, ठीक है। जबकि इसका राष्ट्रीय फल का नाम आम है, यानी पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल का नाम क्या है, आम। पुष्प का नाम चमेली यानी जैस्मिन है। पक्षी का नाम चकोर है, राष्ट्रीय पक्षी कौन है, चकोर है। पशु का नाम मारखोर है ना, पशु का नाम क्या है, मारखोर है। और राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या है, देवदार है, राष्ट्रीय वृक्ष का नाम देवदार। और राष्ट्रीय नदी या सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, सिंधु नदी है, क्या है, सिंधु नदी।
पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर बताया आपको कराची है, पेपर में पूछा गया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर क्या कराची है। पाकिस्तान को हम नहरों का देश कहते हैं। अगर तुमसे पूछे दुनिया में सबसे ज़्यादा नहरों का जाल किस देश में बिछाया गया है, तो पाकिस्तान में बिछाया गया है। इसलिए पाकिस्तान को हम क्या बोलते हैं, नहरों का देश के नाम से जानते हैं। जबकि नदियों का देश किसे कहते हैं, तो कहते हैं बांग्लादेश को। और यदि पूछिए आपसे कि झीलों का देश किसे कहते हैं, तो कहते हैं फिनलैंड को। ठीक है, तो बांग्लादेश क्या है, नदियों का देश है। ये क्या कहते हैं, पाकिस्तान क्या है, तो जालों नहरों का देश हो जाएगा। नदियों का देश बांग्लादेश, और झीलों का देश कौन हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख लेंगे। तो पाकिस्तान के संबंध में दोस्तों जितना भी स्टैटिक जीके भी नीट के अनुसार बन सकता था वो सारा मैंने कराने की कोशिश की है। आई होप आपको स्पष्ट हुआ होगा। आप देखो वीडियो को अच्छी तरीके से, अपने नोट्स बनाओ, और क्वेश्चन पेपर में जस्ट ये खत्म होगा उसके बाद मैं कराऊंगा। ठीक है, लाइव में भी कराऊंगा, ऑफलाइन क्लास में भी, दोनों जगह खड़ा ही रहूँ। करते रहिएगा, अच्छी तरीके से मेहनत करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।